जैसे कि हमने अब तक देखा था, साइबर ब्लेड वाला क्लेन वाला आता है और इनको काट देता है बीच में से मास्टर पेंग को। यानी क्लेन हेड इसका अटैक को देख के समझ जाता है कि ये वही फॉर्मलेस ब्लेड अटैक है और पूछता है कि तुम कौन हो। तभी वो अपना नाम बताता है कि मैं ब्लेड सेट का हेड हूँ। हम चेंगिंग माउंटेन की तरफ देखते हैं जहाँ पे युवान आगे बढ़ रहा होता है और वो पुरानी बातें सोचने लग जाता है क्योंकि उससे कोई बात किया था जो उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। जो कि मॉन्क हमारे ग्रैंड दद्दा को बोलता है कि तुम्हारी वजह से साइलेंट मॉन्क बच पाए हैं चेंगिंग माउंटेन पर। जो कॉम्बैट गोट एक है ना, वो एक दरिंदा है। उसका एक ही अटैक इतने सारे लोग को मारने के लिए काफी है। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि डिमोनिक गॉड को अंडर एस्टिमेट किया था, बल्कि इसी वजह से हम चाहते हैं कि एक वो दोनों आपस में लड़े। दरअसल मैं मुरी मेलांस का हिस्सा हूँ, इसीलिए मैं कल्ट लीडर के खिलाफ हूँ। लेकिन जो हिडन फॉरेस्ट के मॉन्क के रूप में मैं अब चाहता हूँ कि आपका पोता ज्यादा लड़ाई ना करे, क्योंकि ना वो किसी से बचाने की कोशिश कर रहा था। ग्रैंडफादर पूछता है, क्या कॉम्बैट गॉड बचाने की कोशिश कर रहा था? हाँ, ऐसा बोल सकते हो। मुझे ऐसा लगा था ना कि वो हमें चोंगुंग मारने में जाने से रोक रहा था, बल्कि खुद को खतरे में डालने से बचा रहा था। जब हम पीछे हट रहे थे ना, तब उसके शरीर से एक खतरनाक ऑरा महसूस हो रहा था, जैसे कि हम लोग लग रहा था कि कॉम्बैट गोट का ही होगा, लेकिन बात कुछ और लग रही थी। हर मार्शल आर्टिस्ट का अल्टीमेट गोल होता है कि एक ऐसा रेल में जहां जहां सिर्फ छोटी सी मूवमेंट ही जबरदस्त पावर रिलीज करे। अगर कॉम्बैट डिवाइन ये कर रहा सकता है तो वो क्लियरली मार्शल आर्टिस्ट के एब्सोल्यूट पीक पर पहुंच चुका है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो जोंगुंग का सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है। फिर भी ये सब सुन के बाद भी वो जरा से भी परेशान या संकीर्ण नहीं है। क्या ये इसीलिए है कि वो मुझे टेंशन नहीं देना चाहता, या फिर वो इतना ही पावरफुल हो चुका है कि किसी से डर ही नहीं रहा? जो बेहोश जैन मास्टर वो च्यून का मुताबिक कॉम्पिटिटिव डिवाइन ह्यूमन चार्मिंग माउंटेन में घुस के रखा है और उसके चाहे कुछ भी हो, उसके साथ टकराव पे तो पक्का है वो देख रहा है। वो रहा माउंटेन। मैंने सुना था कि उसके पीक पर एक लेक है जो आसमान को छूती है। क्या तुम्हें सच में लगता है? तो बेग्गी बोलता है, फालतू की बातें मत किया करो। मुरी मिलायंस का जोर पकड़े रहते हैं। वो बोलता है, यहाँ के आगे से रास्ता मेरे को तो नहीं पता है भाई। ये वन ठीक है, हम लोग अपना अपना देख लेंगे, बोलता है। को पहाड़ से निकल रही स्पेशल एनर्जी महसूस होती है। ये जगह ना इतना इंटरनल के लिए है कि ट्रेनिंग के लिए इन लोग के लिए परफेक्ट है। यहाँ पे ऐसा एनर्जी है, लेकिन ये कोई कॉम्बैट गोड की प्रेजेंस महसूस नहीं है। इसी के लिए ना वो बोलता है, चलो जैसे जैसे हम पास जाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। और बाकी को ऑर्डर देता है, ठीक है आगे बढ़ो। और बाकी लोग घोड़े से आगे बढ़ रहे होते हैं। मुरी मेलेंस का जो लड़का रहता है वो सोच रहा होता है, मेरा ग्रैंडफादर ने हमेशा कहते थे कि यहाँ मत आना, और आज देखो मैं यहीं फंस गया। मैं बस दुआ ही कर सकता हूँ कि यहाँ से जिंदा निकल जाऊँ। तभी हॉबिंग पूछता है कि अब सोच रहा हूँ ड्रैगन टर्टल के पास ड्रैगन को हेड्स और टर्टल की बॉडी थी, तो क्या विन व्हाइट टाइगर के पास सफेद बालों का वाला टाइगर होगा क्या? बिग बोलता हो सकता है। तभी वो अपने मन में उसका सोचने लग जाता कि कैसा होगा विन व्हाइट टाइगर उसके नाम के हिसाब से। तभी जंगल से जोर से इनको प्रेजेंस महसूस होता है, जिससे कि घोड़ा पीछे जा रहा होता है और शर्मा सोचने लग जाता है कि आखिर एक ऐसा चीज क्या पूरे जमीन को हिला दे रहा है और ऐसा मर्डरस और मैं कभी महसूस नहीं किया हूँ। मून भी यही सोच रही होती है और उसका दादा भी यही सोच रहा था कि एक ऐसा प्रेजेंस है, बहुत ज्यादा खतरनाक मर्डरस और है। और अपने युवान को देखता है, जो कि युवान सोच रहा होता है ये एनर्जी इंसान की तो नहीं लग रही, ये तो ज्यादा किसी जंगली दरिंदे की जैसी है और मैं समझ नहीं पा रहा कि ये किस लेवल की मार्शल पावर है। तभी हम देखते हैं कोई जंप मारता है और युवान बोलता है कि हाँ वो आ गया, और सीधा जंप मार के हमारे युवान पर अटैक कर देता है। इसकी फोर्स इतनी खतरनाक होती है कि बाकी लोग पीछे जा रहे होते हैं। युवान उसका ब्लेड को देख के बोलता है कि कुछ खतरनाक ब्लेड तो नहीं लग रहा, कुछ अलग टाइप का ब्लेड लग रहा है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है। और हम देख सकते हैं ये अपना विन व्हाइट टाइगर होता है, जो कि युवान पर अटैक करने के बाद बोलता है, मैं लकी हूँ कि उस इंसान से मैं पहले आ चुका हूँ। तभी युवान बोलता है, आखिर किसकी बात कर रहा है? और नैनो से बोलता है, क्या इसका लैंग्वेज को समझ सकते हो? तभी बताता है कि ये कोरियन लैंग्वेज है। तो फिर उसके बाद बोलता है युवान, क्या इसे ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता? तो ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो युवान बोल रहा है, ठीक है करो। तभी वो बोलता है कि मैं तुम सभी को मार दूंगा यहाँ पे कमीने लोग। तभी युवान पूछता है, क्या तुम कॉम्बैट गोट हो? तभी वो इतना सुन के पीछे हट जाता है और बोलता है, क्या तुम ग्रीव हो? युवान सोचता है, ग्रीव ये किसका नाम है, मैंने कभी नहीं सुना। नैनो क्या तुम्हें पता है? विन व्हाइट टाइगर बोलता है, ग्रीव कोई आदमी या चूहे की तरह नॉर्थन सी पे छुप के यहाँ से चढ़ कर तो नहीं आएगा, सही कह रहा हूँ ना? युवान पूछता है, क्या तुम कॉम्बैट गॉड हो? मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, मैं कुछ और चाहता हूँ। तभी वो युवान के पास आ जाता है, गर्दन पे स्वॉर्ड लेकर, लेकिन युवान उसको रोक लेता है और सोच रहा होता है इसकी स्पीड तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, ये तो मुझे सीधा मारना ही चाह रहा है। तभी विन व्हाइट टाइगर बोलता है, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरा अटैक को रोक लिया, वाह। लेकिन आखिर तुम चैंपियन माउंटेन पे क्यों आए हो? और इतना सुनते ही युवान पीछे आ जाता है और बोलता है, इसका ऑरा क्यों लग रहा है कि कुछ विंड जैसा टाइप का है? हमारे युवान को अभी तक नहीं पता है ना कि विन व्हाइट टाइगर है। तभी बोलता है, तुम लोग सब लोगों को गलत फहमी हो चुकी है। तभी युवान देखता है, आखिर ये है कौन? ये ना तो कोई मास्टर लगता है, ना कि डिवाइन कॉम्बैट गॉड भी लगता है। तभी विन व्हाइट टाइगर पास में आता है और बोलता है, अगर तुम नरक में भी मेरे साथियों से मिलो तो उन्हें भी ये जरूर कहना। इतना बोलते वो जब मार देता है हमारे युवान पे अटैक करने के लिए, और तुरंत वो कोई अटैक प्रिपेयर कर रहा होता है, जिसे युवान देख के शॉक्ट हो जाता है और ये कोई टोर्नेडो जैसा अटैक तैयार कर देता है युवान के सामने। और सीधा युवान को बोलता है, ये बेगडू का माउंटेन है। और इतना बोलते ही, तुम गलत माउंटेन पे आ गए हो।
हम देखते हैं कहीं हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पे कोई बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है और बोल रहा होता है आखिर ये हवा कहाँ से आ रही है, बहुत पावरफुल हरा है और साथ ही की स्ट्रांग भी है। वो पहले वेस्ट साइड पे गार्ड कर रहा था, लेकिन डेंजर किसी और डायरेक्शन से आ रहा है। दुश्मन उससे पहले ही वहां पहुंच गए हैं, मतलब वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। शायद इस बार कोई बहुत ही पावरफुल एनिमी आया है, जिसे लड़ने के लिए उसने अपनी पूरी पावर को यूज करना पड़ा। 10 साल का जो एग्रीमेंट था वो अब टूट सकता है और ये सिचुएशन बहुत डेंजरस हो सकती है। अगर उसे जल्दी नहीं रोका तो चंगंग माउंटेन का एंट्रेंस फिर से खून से भर जाएगा। तभी हमारा सीन वहीं पे होता है जहाँ पे युवान फाइट कर रहा होता है और वो हवा से अपने आप को सभी को काट रहा रहता है। वही अपना वाइट बाल वाला युवान बोल रहा होता है आखिर इसकी की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है और बहुत ही ज्यादा शार्प है। अब सिचुएशन और भी ज्यादा मिस्टीरियस और रिस्की बन रही है। तो ये वांगुल सभी को बोलता है यहाँ से जाओ और इस हवा को अवॉइड करो। मून भाग रही होती है लेकिन वो भाग नहीं पा रही होती क्योंकि उसका घोड़ा भी उड़ रहा होता है। हॉबिंग देख रहा होता है और बोल रहा होता है अपने घोड़ा को छोड़ दो करके, और हम देख सकते हैं घोड़ा को जैसे ही छोड़ते हैं तो वो जो विंड है ना घोड़ा को काटने लग जाता है। तभी वॉन्ग भी अपना अटैक करने के लिए तैयार रहता है, वही विंड को रोकने के लिए, और सभी के सभी को भी हुक्म देता है। जैसे सभी के सभी अपना अपना अटैक करते हैं जहाँ पे विंड पे जाता है, लेकिन जो विंड बनाया होता है वो हंस रहा होता है क्योंकि उसका विंड सभी अटैक को रोक देता है और बोलता है तुम सब कितने पागल लोग हो। इतना बोलते उन्हीं का अटैक को उन्हीं पे प्रिपेयर कर देता है, जिससे कि एक लोग को चोट लगता है, बाकी लोग उसको डिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तभी मून की तरफ भी एक और अटैक आ रहा होता है जिससे वो रोक लेती है, लेकिन उससे पहले ही युवान उसको पकड़ के साइड कर देता है। और हम देख सकते हैं इन लोग का यहाँ भी रोमांस चालू रहता है भाई। तभी युवान बोलता है सावधान रहना करके, तभी मून बोलती है बचाने के लिए थैंक यू। तभी युवान बोलता है मून से कि ये हवा से बहुत ज्यादा दूरी बना रखो और सभी के सभी मेंबर्स को भी लेके जाओ दूर। तभी मून बोलती है ठीक है मैं समझ गया। तभी उसके ग्रैंडफादर बोल रहा होता है इस हवा को तूफान को रोकना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इतना बोलते वो भी अपना अटैक कर देता है और बोलता है ग्रैंड गार्डियन मैं इसे रोकता हूँ। तभी बोलता है दूसरा आदमी मैं भी आपकी मदद करता हूँ। तभी देख के अटैक जैसे ही करता है टोर्नेडो के पास, लेकिन टोर्नेडो पे कोई असर ही नहीं पड़ता। ये देख के वो हैरान हो जाता है और जो स्वर्ड से अटैक किया था उसका स्वर्ड भी टूट जाता है, यानी अपना हेड गार्डियन का, उसका भी खून निकलने लग जाता है। सामने वाला गाली दे रहा होता है, बोलता है तुम मेरा हवा को तोड़ सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, और देख सकते हैं उसको भी चोट लग जाता है। तभी वो अटैक उसके पास भी आ रहा होता है जो टूटे हुए होते हैं स्वॉर्ड्स के ब्लेड्स। तभी हम देखते हैं पीछे युवान को जो कि उस पर अटैक कर रहा होता है और बाकी लोग बोल रहे होते हैं कल लीडर ने हमें बचा लिया करके। युवान सोच रहा होता है आखिर मैं इसे कैसे रोकूं, मुझे कुछ और दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। ये स्वॉर्ड मेथड है जो कि हवा को बना दिया टोर्नेडो। तभी हम देखते हैं आई शेड बोल रहा होता है ये काम कर रहा है करके, और हम देख सकते हैं जैसे ही उसका स्वॉर्ड जाता है वहां पे भी टूट जाता है और इसको भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है अपने आइस वाले को और उस लोग को अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तभी युवान बोलता है उसने ये कैसे किया, क्या उसने अपने स्वॉर्ड में और भी पावर को डाल दी। तो ये आइस वाला बोलता है नहीं मैंने सिर्फ की नहीं बल्कि उसके साथ ही कोल्ड एनर्जी भी तलवार में डाली थी। कोल्ड एनर्जी, तुम कह रहे हो कि कोल्ड एनर्जी से घूमती हुई पावर को पार कर सकती है, अगर ऐसा है तो वो मेथड शायद काम कर सकता है। तभी युवान से बोलता है आइसेट कि अगर तुम अपनी की से स्वॉर्ड कंट्रोल यूज करना चाहते हो तो बहुत ही केयरफुल रहना। जैसे ही मेरी तलवार जो टोर्नेडो के अंदर गई ना तो मेरा टू की कनेक्शन ही कट गया। ये बात सुन के युवान सोचता है इसका मतलब ये है कि ये टोर्नेडो विंड एलिमेंट के ट्रू की से बना है। नैनो ये टोर्नेडो बना कैसे है? तभी नैनो बताता है मैं इसे टेक्निकल टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन ये एक नॉर्मल टोर्नेडो की ही तरह काम कर रहा है। जब कोल्ड की ठंडी हवा और जमीन की गर्म हवा टकराती है तो अब ये बनती है। ओह तो मतलब जमीन की गर्म हवा, हाँ तुम इसे हाई हीट वाली एनर्जी के रूप में समझ सकते हो। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं इसे रोकूं कैसे? तभी नैनो बताता है कि तुम दोनों करंट में से एक को रोक लोगे ना तो वो रुक जाएगा। तभी वन बोलता है ठीक है मैं इसे कोशिश करके देखता हूँ। तभी सामने वाला बोलता है क्या तुम देखते ही रहोगे, अटैक नहीं करोगे? नहीं तो नहीं मैं तुमको ही मार दूंगा। तभी वो दिखता है और बोलता है कितना बेकार हो ले तुम लोग हो यार, तुम मेरे टोर्नेडो के पास कैसे आ सकते हो, तुम तो ऐसे ही मर जाओगे। और हंस रहा होता है बोल के। तभी युवान अपने टेक्निक परफॉर्म कर रहा होता है और सोच रहा होता है टाइगर वाला की कोल्ड की आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर इतना कोल्ड की आखिर एक इंसान में कैसे है, तो इसने सभी एसेंस को ले लिया है। तभी गाली दे रहा होता है यू मदर पकड़, और उसके शॉट्स को देख सकते हैं हम लोग कि टूटने लग जाते हैं। हाँ तभी वो और गुस्सा आ जाता है, बोलता है तुम मेरे अटैक को रोक सकते हो ही नहीं हो, इतना घमंड। बाकी लोग दूर से देख रहे होते हैं ये अटैक को। तभी युवान अपना अटैक को प्रिपेयर करता है और टोर्नेडो को ना ठंडा करने लग जाता है। ये देखता है आइस सारे, इतने सारे आइस ये आखिर कैसे कर सकता है। तभी युवान बोलता है अगर तुम खुद को बाहर नहीं आओगे तो मैं तुझे जबरदस्ती बाहर खींच लूंगा। और ये देख सकते हैं हम लोग उसका आइस अटैक उस पे हावी हो रहा होता है, बाकी लोग दूर से देख रहे होते हैं। तभी टाइगर हमारे युवान को गाली दे रहा होता है साला ये आदमी इसने सब करने से कैसे सीख लिया, हवा को घुमाना मुश्किल हो जा रहा है, जमीन से आ रही हीट अब ठंडी पड़ रही है, लग
लगातार आइस स्वॉर्ड बनाना और साथ में टोर्नेडो के रेजिस्ट करना मुझे थका रहा है। इसमें बहुत ही ज्यादा टूक की खर्चा हो रही है मेरी। तभी हम देखते हैं वो टोर्नेडो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। टाइगर देख के हैरान हो जाता है और अपने युवान को गाली देता है और तुरंत युवान की तरफ दहाड़ मार के आगे अटैक करता है। तभी युवान बोलता है अब मेरी बारी है। तभी टाइगर देख के शॉक्ड होता है। दोनों लोग टकरा रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं। युवान फाइट बैक कर रहा होता है, टाइगर गाली दे रहा होता है, बोलता है इतना कॉन्फिडेंस सही नहीं है तुम्हारे लिए। युवान देखता है और बोलता है ये ब्लड रिवर्सल डिमोनिक कार्ड से डिफरेंट नहीं लगता। और हम देख सकते हैं युवान इसको देख रहा होता है। नीचे उसके सपोर्टर्स लोग देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं हमारे युवान का टेक्निक को अटैक को रोक दिया। तभी ग्रैंडफादर भी सोच रहा होता है कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा, मैंने सुना था कॉम्बैट डिवाइन वेपन यूज नहीं करता। क्या ये लड़का वो नहीं है? पर इसकी मार्शल आर्टिस्ट तो इतनी एडवांस है। ये कौन सी ब्लेड टेक्निक है? जंगयंग में उसे होने वाली किसी भी टेक्निक से बिल्कुल अलग है। ये अलग अलग मूव का फ्लो नहीं कर रहा, इससे हर एक अटैक खुद के एक अनलिमिटेड मूव जैसा है। साला ये बंदा कितना अनोइंग है। अगर ये नॉर्मल इंसान होता तो अब तक 4 बार मैं मार चुका होता। पर ये ब्लेड टेक्निक ये कुछ फ्लिमिलियर लग रही है, मैंने ये पहले कहीं जरूर देखी है। अगर मैं जरा से भी ओपनिंग दिखा दूं तो ये सीधा मेरा वीक पॉइंट्स पे अटैक कर देगा। मेरे पास टाइम ही नहीं है। इतना बोलते युवान के पीछे आ जाता है और बोलता है मुझे पहले इसे ही डाउन करना पड़ेगा। और युवान पे फिर से अटैक कर देता है। युवान सोचता होता है ये पहले से ज्यादा फास्ट हो गया है, लगता है ये मेरे से ज्यादा इसके पास की है। इतना रिस्की सिचुएशन के बाद भी अपनी इनक्रेडिबल स्पीड से बच निकलता है। इसे अटैक बिल्कुल हवा की फ्लो जैसा लग रहा है, तो मैं भी सेम टाइम पे अटैक करूंगा। क्या ये पोस्चर में अपना हाथ पीछे तक मोड़ सकता है? ये तो काउंटर भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि इसके सर के पीछे भी आंख है। फिर भी इसने एक साथ अटैक को डॉज भी किया और ब्लॉक भी किया। तभी टाइगर गुस्सा आ जाता है और अपने युवान को गाली देता है, डैम यू सन ऑफ विच, तुम मेरे अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हो। और तुरंत युवान पे अटैक कर देता है और हम देख सकते हैं धमाका। टाइगर तो खुश हो जाता है, बोलता है यू मदरफकर, तुम तो गए, तुम मेरे को काफी परेशान कर रहे थे। तभी युवान देखता है और बोलता है क्या ही डरावना इंस्टेंट है, मैंने कभी भी ऐसा ओपोनेंट नहीं देखा जो ऐसे फिट्स कर सकता है। ये बंदा कौन है जो डीमन लॉर्ड के अगेंस्ट इतनी जबरदस्त तो फाइट दे रहा है? तभी मून जवाब देते उन्होंने कहा था कि कॉम्बैट डिवाइन बिना वेपन के फाइट करता है, तो शायद ये वो नहीं हो सकता। तभी युवान स्वॉर्ड रखते बोलता है बहुत हुआ। तभी ये देख के सामने वाला अपोनेंट बोलता है क्या कर रहे हो, तुमने अपने स्वॉर्ड रख दिया, क्या तुम अपने हाथों से लड़ना चाहते हो? तभी युवान बोलता है अब मैं अपनी पूरी ताकत से अटैक करने वाला हूँ। अगर मुझे इससे लड़ना है तो अपनी फुल पावर का यूज करना ही पड़ेगा। इतना बोलते वो अपना डीमन गॉड का स्वॉर्ड आर्ट यूज करता है। नीचे बाकी लोग देख के हैरान हो जाते हैं इन लोगों का फाइट देख के। और शर्मा बताता है ये पहली बार नहीं है जब मैंने इसे देख रहा हूँ, फिर भी ये इसके ये डरावनी डिमोनिक ऑरा मुझे कांपने पे मजबूर कर दे रही है। तभी अपोनेंट बोलता है साले तूने सिर्फ एक स्पिरिचुअल क्रिएचर की पावर एब्जॉर्ब नहीं की है, तू इमोर्टल रेल्म तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इतना बोलते युवान पे रिटर्न पे अटैक करता है। युवान भी उस पर अटैक करता है, वो ब्लॉक करता है, डॉज करता है। ये लोग गुस्सा आ जाता है, ये पगला बोलता है इसको तो ये तेज पहले से हो गया तेरी माँ की आंख। और अटैक करते बोलता है चलो रियल फाइट यूज करते हैं और मैं तुमको तो मार दूंगा। युवान देखता है उसका खतरनाक ऑरा को और डिमोनिक बीस्ट वाला ऑरा रहता है इसका। युवान की तरफ अटैक कर रहा होता है लेकिन युवान उसको अटैक करके आगे आ जाता है। बाकी लोग देख रहे होते हैं कि इसने बीस्ट पे अटैक कर दिया। ये हैरान हो जाता है, ये तो बिल्कुल वैसा ही हेवनली डीमन स्वॉर्ड आर्ट की तरह, लेकिन कुछ तो अलग है। और युवान बताता है ये है डीमन स्वॉर्ड आर्ट। उसने पहले स्ट्राइक ब्लॉक कर लिया लेकिन बाकी के 23 स्ट्राइक तो उसके वॉचल पॉइंट पे लगा। सिर्फ अच्छी डायनेमिक विजन से इसे डॉज करना पॉसिबल नहीं है। उसके सारे वाइटल पॉइंट्स पिछड़े हो चुके हैं, अब उसका मर जाना चाहिए था। इतना सोच ही रहा होता है तभी युवान को महसूस होता है अरे अरे ये क्या हो रहा है, मुझे किलिंग इंस्टेंट महसूस हो रहा है। और तभी हम देखते हैं उस एनिमीज को जो कि उसका घाव हील हो रहा होता है। युवान देख के परेशान हो जाता है, सोचता है जो वाइटल पॉइंट पे मैंने मारा था अटैक वो इतनी तेजी से हेल हो गया, ये स्पीड तो लगभग मेरी नैनो के सेल्फ रिजेनरेटिंग के बराबर है। बाकी लोग देख रहे होते हैं क्या ये वापस से ठीक हो रहा है, ये तो मॉन्स्टर निकला भाई। तभी वो गाली दे रहा था पास्टेट तुम्हारी जैसी की तैसी, तुमने मुझे सच में अपनी असली ताकत यूज करने में मजबूर कर दिया। युवान देखता है क्या ये डिमोनिक ब्लड रिवर्सल आर्ट टेक्निक यूज कर रहा है? नहीं नहीं ये अलग है, ये किसी और चीज में ट्रांसफर होने की कोशिश कर रहा है, कुछ जो इंसान नहीं है। मुझे इसे रोकना पड़ेगा उससे पहले कि ये पूरी तरह ट्रांसफर हो जाए। अगर डिमोनिक गॉड स्वॉर्ड आर्ट भी इसे नहीं मार पाया तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, एक ही स्ट्राइक में इसका सर काट देना होगा। जैसे आगे बढ़ रहा होता है उसे कुछ महसूस होता है और वो रुक जाता है। तभी हम देखते हैं कोई आता है और जमीन पे जोर से पंच मारता है। उसकी फोर्स इतनी होती है कि जमीन पे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और वो पंच सीधा उसी एनिमी के टकले पर लगता है। और वो हमारे युवान को देखता है, युवान भी उसको देखता है और युवान सोचता है कि ये कौन है बाम्बू हेड वाला, ये बहुत स्ट्रांग है, इसके पास कोई वेपन भी नहीं है, फिर भी इसकी मार्शल आर्टिस्ट का और इतना डरावना है, ये उस बंदे से भी ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट के प्योर फॉर्म में लग रहा है जो मेरे सामने था। तभी युवान पूछता है क्या तुम कॉम्बैट गॉड हो? कॉम्बैट गॉड कुछ जवाब नहीं देता और उसके सामने पंच रेडी कर देता है। युवान देख के कुछ महसूस होता है और हम देख सकते
सकते हैं, खाली पंच सामने की ही होता है, उसका फोर्स से बहुत तेज अटैक निकलता है। बाकी लोग परेशान हो जाते हैं और हमें बताया जाता है थोड़ी देर पहले ये अभी तक कैसे लड़ रहा था। उस क्रिएचर की स्पिरिचुअल पावर ऑलरेडी पीक पे है और उसे लगभग 120 साल तक ईस्टर्न प्रिंसेस की सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट की है। हम हर 10 साल में एक बार लड़ते हैं, इसीलिए मुझे उसकी स्ट्रेंथ सबसे अच्छी तरह से पता है। अगर कोई इसे बिंग के अगेंस्ट इतनी फाइट दे सकता है तो जो कब का इमोर्टल रेल में चला जाना चाहिए था, तो वो भी मेरे जैसा मार्शल आर्टिस्ट के पीक पे पहुंचा होना चाहिए। क्या वो बंदा वापस आ गया है? नहीं, वो नहीं हो सकता। पर फिर कोई ऐसा इतना पुश कैसे कर सकता है? समझ आ गया। ये डार्क सेंसिटिव एनर्जी, इसने जरूर किसी स्पिरिचुअल क्रिएचर की पावर को एब्जॉर्ब किया। अगर कोई ऐसा बंदा माउंट चैंपियन में आ गया तो उसका सिर्फ एक ही पर्पस हो सकता है, वो विंड वाइट टाइगर का ना एसेंस हासिल कर सकता है। तो मैं इसे यहाँ से उसे मारने नहीं दे सकता। इतना बोलते वो अटैक कर देता और हम देखते हैं वही अटैक का प्रेशर नीचे रहता है। मैंने व्हाइट फिश 2 बार यूज किया, फिर भी उसकी एनर्जी जरा भी कम नहीं हुई, नहीं बल्कि और बढ़ गई। फॉर्मलेस स्वॉर्ड, क्या उसने मेरे पंच को उससे ब्लॉक किया? 20 साल हो गए जब किसी ने मेरे फिस्ट को 2 बार ब्लॉक किया हो। तो तुम लाइफ एंड डेथ रेलम के मास्टर हो? पंच जवाब देता, हाँ तो तुम भी तो हो। जो मास्टर ऐसा पंच मार सकता है, वो स्पेस के ट्विस्ट कर सकता है, वो डेफिनेटली लाइफ एंड डेथ रेलम के पीक पे पहुंच चुका है। अब तक एसेंस की को हेवनली डिमोनिक की को बूस्ट करना ही काफी था, लेकिन पहली बार मुझे डिफेंस के लिए फॉर्मलेस स्वॉर्ड क्रिएट करनी पड़ी है। बाकी लोग देख रहे होते, बोलते थैंक गॉड हमारे लॉर्ड तो बच गए, लेकिन वो जो सामने खड़ा है वो कौन हो सकता है? तभी उसका ग्रैंडफादर बोलता है, इसमें कोई शक नहीं है, वो इंसान कॉम्बैट गॉड आर्क व्यू है। सामने वाले बोल रहा है, क्या वही मास्टर है? वो क्या सच में जिंदा भी है? शर्मा बोलता, हाँ वही है जो हमारे लॉर्ड को फेस कर सकता है, द कॉम्बैट गॉड। कोई ऐसा बंदा जिसकी मार्शल आर्ट स्किल इतनी डरावनी है कि मैं एक एलाइटमेंट ग्रैंड मास्टर होके भी खुद को छोटा महसूस कर रहा हूँ। जब हमारे लॉर्ड को टिमन गॉड का टाइटल मिला हुआ था तो यहाँ 2 गॉड लेवल के फाइटर जो टॉप 5 में आते थे एक दूसरे से टकरा रहे थे। अभी वो दोनों एक दूसरे का की यूज करते हैं और उसे इतना प्रेशर की होता है कि बाकी लोग देख नहीं पा रहे थे, कोई सांस नहीं ले पा रहा होता। युवान बोलता है, इतने डेंजरस ऑलमोस्ट स्नीक अटैक जैसी पंच सीधा मार दिया, इसका मतलब ये है कि तुम बात करने का कोई इरादा नहीं करते हो। मैंने सही बोला? ये सुन के वो कुछ नहीं बोलता। तभी नीचे जो बोलता ऊ कर रहा होता और सीधा उठ जाता, बोलता तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने मुझे एक पंच मारा? एग्रीमेंट तोड़ने की कोशिश तुमने पहले अभी की थी, अभी की वापस चले जाओ तुम। तभी एनिमी बोलता है, मुझ पे हंसना मत, जैसे मैं तुम जैसे किसी की बात मान लूंगा। इतना बोलते वो खून की उल्टी होने लग जाती है उसे और वो सोचता है मेरा इंटरनल तक बर्बाद हो गया, ये कमीने के आंखें नहीं, मैं अभी पूरी तरीके से हील भी नहीं हो पाया। ये कमीना आखिर इसने एक एसेंस कोड उठा लिया है, करप्टेड स्पिरिचुअल की। क्या वो हेवनली डिमोनिक की बात कर रहा है? तभी पूछता है, क्या करप्टेड, इसका क्या मतलब है? ये सुन के उसका गुस्सा आ जाता है, बोलता है तुम मेरे से मजाक करने की कोशिश करते हो? फिश गॉड बोलता है रुक जाओ। तो भी बोलता है मेरे कंधे से हाथ हटाओ नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। फिश गॉड बोलता है अगर तुम अभी के अभी उस ऑरा को अपने अंदर से नहीं निकालोगे तो एग्रीमेंट के मेंटेन नहीं कर पाओगे। क्या तुम्हें इससे बिल्कुल भी परवाह नहीं है? ये सुन के वो कुछ नहीं बोलता और झटक देता है, बोलता है भाग जाए यहाँ से, कभी नहीं, मैं तुम्हें तो एक ना एक दिन जरूर मारूंगा। और जैसे ही जा रहा होता है युवान वहां पे अटैक करके आइस का वॉल बना देता है और सोचता है क्या आइस स्टोन? युवान बोलता है तुमको किसने बोला कि तुम यहाँ से जा सकते हो? वो गुस्सा होता है, बोलता है क्या तुमको सच लगता है कि ये आइस मुझे रोक सकता है? और अटैक करने लग जाता है, लेकिन उसका अटैक उसी पे ही बाउंस होने लग जाता है और गुस्सा हो जाता है और अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो तोड़ ही नहीं पा रहा होता। इस अटैक को देख के सोच रहा होता है क्या इसने एक इंसान ने ऐसा बना दिया, ये हरामी कमीना कुत्ता। अगर मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन पूरा बॉडी कर देता तो मैं रोक के इसको तोड़ देता, आखिर मैं इसको कैसे तोड़ू मेरे को समझ नहीं आ रहा। तभी युवान बोलता है कि मैंने तुमको बोला ना कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तभी उसे शार्प की अटैक कर देता है और देख सकते हैं बहुत जोर से अटैक होता है और युवान सामने देखता है, बोलता है फॉर्मलेस स्वॉर्ड को इसने सिर्फ अपने हाथों से रोक लिया, और उस स्वॉर्ड को सीधा मोड़ देता है और युवान पे तुरंत अटैक करता है अपने पंच से। युवान सोच रहा होता है कि ये कोल्ड की को भी आराम से कट कर सकता है। तभी वो वहां से निकल जाता है और ये बोलता है जल्दी से यहाँ से निकलो। युवान बोलता है कोई यहाँ से नहीं जाएगा और उस पर अटैक कर देता है। तभी उसके सामने आ जाता है कॉम्बैट गुड जो कि उस पर एक पंच बना के अटैक कर रहा था। युवान देख रहा होता है इसकी पावर को, ये एक सिंपल कैजुअल पंच जैसा लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। जैसे काउंटलेस फिस्ट में इंसेंट को एक ही पंच में मारेगा, एक ऑलमोस्ट परफेक्ट सिग्नल स्ट्राइक होगा। इसके अंदर की पावर ऐसी है जैसे वोल्केनो फटने से पहले होता है। बेचारे मूव्स पॉलिश करने की बजाय से इसने सारी पावर अपने सिर्फ एक ही पंच में डाल दी है पूरी। ये प्रूफ है जब से इसने ये पंच परफेक्ट किया है कोई भी इसे ब्लॉक नहीं कर पाया है। कोई भी लाइफ एंड डेथ रेलिंग तक मास्टर इसको बात तक नहीं जानता होगा। इतने लेवल के मास्टर के लिए भी ये डिस्टेंस पर इस अटैक को रिएक्ट करना मुश्किल है, लेकिन इवान एक अटैक करता है। ये सोचता है क्या फिर से ये फॉर्मलेस स्वॉर्ड तैयार कर दिया, और हम देख सकते हैं दोनों के एक दूसरे से अटैक होता है। इतना बड़ा अटैक देख के जो एनिमी जा रहा था वो पीछे देखता है, सोचता है ये कमीना
आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं, और इनकी अटैक इतनी होती है बाकी लोगों का आँख बंद हो जाता है। और जैसे ही धुआँ-धुआँ होता है वहाँ पे हम देखते हैं बहुत बड़ा गड्ढा। बाकी लोग सोच रहे होते हैं आखिर इतना खतरनाक गड्ढा हमारे लॉर्ड कैसे होंगे? तभी हम देखते हैं धुआँ, वहाँ पे बोलते हैं मत बोलना कि हमारे लॉर्ड को एक अटैक लग चुका है। तभी हम देखते हैं दोनों एक-दूसरे को, किसी को भी चोट नहीं लगाता। युवान भी ठीक होता है और वो जो सामने कॉम्बैट गोट था उसका टोपी कट जाता है और उसके मुँह से भी खून निकलता है और खून को पोंछता है। इसका हर एक स्ट्राइक एक लीथल फिश टेक्निक है, मेरा कि उससे ज़्यादा है। लेकिन उसे मार्शल आर्टिस्ट का जो इतना मास्टर कर लिया है ना, वो इतनी पावर दिखा रहा है। सिर्फ ह्यूमन कैपेबिलिटी के इतना स्ट्रॉन्ग बनना, बिना किसी एसेंस के, हम एनिमीज हैं, फिर भी ये बंदा टोटली रिमेकल है। स्वॉर्ड फॉर्म अनक्रिएट हेवनली डीमन स्वॉर्ड आर्ट के 24 फॉर्म को एक ही पॉइंट में मर्ज करना, ये उसका फाइनल टेक्निक है जो मेरे एंसेस्टर ने लाइफ एंड डेथ रेलम के पीक पे क्रिएट किया था। ये बंदा सिर्फ अपने फिश टेक्निक को एक पंच में यूनाइट नहीं कर सकता, बल्कि उसे फ्रीली कंट्रोल भी कर सकता है। तब फिश गुड बोलता है, काफी टाइम हो गया जब मैंने किसी प्रॉपर अपोनेंट का सामना किया। तुम्हारे लेवल के मार्शल आर्टिस्ट के अगेंस्ट अपनी फुल पावर ना लगाना बेइज्जती होगी। मैं मानता हूँ तुम कोई ऐसे अनवांटेड गेस्ट नहीं हो जिसे बस भगा दिया जाए, बल्कि एक ऐसी इक्वल एनिमी हो कि डिसाइड के बाद तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे इन्फिनाइट वॉइड फिश यूज करने पे मजबूर कर दिया। इसकी बातें सुन के बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। युवान बोलता है ठीक है, और अपने ब्लैक सूट को अपने अंदर ले जाता है और वो भी ऑरा रिलीज करता है। लगता है दोनों हैंड टू हैंड फाइट करेंगे जैसे। तभी युवान भी अपना अटैक प्रिपेयर करता है और बोलता है तुम अपने गार्ड डाउन मत करना, नहीं तो तुम मर जाओगे कॉम्बैट गॉड। कॉम्बैट गॉड सोच रहा था अच्छा तो इसने भी अपना पावर छुपा के रखा था, और दोनों के दोनों ऑरा रिलीज कर रहे होते हैं। उसका ग्रैंडफादर सोचता है आखिर क्या हुआ, मैं ये क्या देख रहा हूँ, क्या युवान ने अभी तक फुल इंस्टेंट को यूज ही नहीं किया था? मुझे पता है कि उसने एसेंस कोर को एब्सॉर्ब किया, पर इतना ज्यादा खतरनाक डिफरेंट टाइप की बॉडी बन चुकी है, ऐसा लग रहा है इसे हेवनली की से भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है और ये कोई अलग ही इंसान बन चुका है। ये बैटल तो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, आखिर इसमें कौन नंबर 1 होगा। और युवान तुम बच के रहना। तभी हम देखते हैं युवान और सामने वाले दोनों लोग देख रहे थे एक दूसरे को। युवान सोच रहा होता है अगर ये अटैक करेगा उस डिफेंस में तो इसके पास ऑफेंस करने का कोई मौका ही नहीं रहेगा, यही मेरा परफेक्ट अटैक है। काफी टाइम हो गया है जब मैंने इतना टेंस फील कर रहा हूँ। मैंने पहले कभी किसी को फॉर्मलेस स्वॉर्ड में एट्रीब्यूट इम्ब्यूट करते नहीं देखा, और जब उन्होंने उस डार्क एनर्जी के साथ फ्यूज करता है तो वो और भी ज्यादा डरावनी लगती है। अगर वो 3 फॉर्म स्वॉर्ड को प्रॉपर्ली कंट्रोल करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि एक साथ 3 मास्टर से लड़ रहा है, तो मुझे उसके पास जाना पड़ेगा और उसे कोई ओपनिंग नहीं देनी होगी। इतना सोचते ही अपने युवान पे फिस्ट को अटैक करने की कोशिश करता है, और युवान के पास जैसे ही फिस्ट आता है तभी युवान भी अपना टेक्निक का यूज करता है। हम देख सकते हैं वो अपने स्वॉर्ड्स को घुमाने लग जाता है और एक सील के जैसे यूज करता है उस टेक्निक के खिलाफ। ये विंड प्रेशर सिर्फ उस पंच की असली पावर को छुपाने के लिए है। अगर मैं सिर्फ हवा का प्रेशर पे फोकस करूंगा तो असली पंच सीधा मेरे सीने पर लगेगा। उसने असली मूव समझ लिया, और हम देख सकते हैं वो जैसे ही अटैक करता है युवान भी अटैक करता है, लेकिन उसका बैरियर टूटने लग जाता है और सोचता है इसने ब्लॉक कर लिया, आखिर ये हो कौन सकता है, इसने मेरे शील्ड को ब्रेक कर रहा है। हम देख सकते हैं इसका जो इन्फिनाइट मूव था वो ब्रेक होने लग जाता है और वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है और सोचता है मुझे इससे दूर जाना पड़ेगा, यह लाइटनिंग की बहुत ज्यादा खतरनाक है इसे रोकने के लिए। तभी उसके सर पे देखते हैं वो एक स्वॉर्ड तैयार कर देता है और सोचता है ये कौन सी टेक्निक है, और उससे भी दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है। सोचता है मैं इसे ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा, अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तभी वो एक टेक्निक से अटैक करता है, इनविजिबल फिश टेक्निक, जिससे कि हम देख सकते हैं वो इनविजिबल फिश टेक्निक उस स्वॉर्ड टेक्निक को रोक रहा होता है। तभी वो पीछे आ जाता है। इवान देख के थोड़ा परेशान हो जाता है। उसने अपनी सारी पावर को एक फॉर्मलेस फिस्ट में कंटेक्ट कर दी, उसकी वजह से मेरी फॉर्मलेस स्वॉर्ड कंप्लीटली टूट गई है और मेरा की उल्टा मुझ पर ही बैकफायर हो गया है। इतना बोलते ही हम देख सकते हैं उसका स्वॉर्ड प्रिपेयर हो रहा होता है। क्या वो ऑलरेडी रिकवर हो चुका है, और उसके पास तो अभी भी काफी की बची हुई लग रही है। ये प्रॉब्लम हो गई है, मैं सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट के उतनी ही पावर निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरा की खत्म हो रहा है। वो 3 फॉर्मलेस स्वॉर्ड मेंटेन कर रहा है, फिर भी उसका की खत्म ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे वो एक स्पिरिचुअल क्रिएचर से लड़ रहा हूँ जो अभी एसेंट होने वाला है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, मुझे फ्लैश के बदले बोन देना होगा। एट्रीब्यूट वाली फॉर्मलेस स्वॉर्ड की पावर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मलेस फिस्ट के बराबर है। मैं एक साथ 3 फॉर्मलेस फिस्ट उन सब पर स्वॉर्ड के तोड़ दूंगा और फिर मैं इन्फिनाइट वॉइड फर्स्ट स्ट्राइक टेक्निक से उसे खत्म कर दूंगा। मुझे की रिवर्सन की बैकफायर 3 बार झेलना पड़ेगा, पर मुझे इस बार करना ही पड़ेगा। इतना बोलते हुए युवान पर अटैक करने जा रहा होता है। युवान भी उसे देख रहा होता है और सोच रहा था ये बहुत अजीब बात है, ये आखिर हिल क्यों नहीं रहा, मैं इसके इतने पास भी आ गया, क्या ये फिर से कोई प्लानिंग कर रहा है मुझसे लड़ने के लिए, क्या ये मेरे सीक्रेट टेक्निक को रोक सकता है। तभी युवान सोचता है कॉम्बैट गॉड, तुम्हारी वजह से मैंने कुछ बहुत वैल्यूबल सीखा है, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ कॉम्बैट गॉड।
तभी हम देखते हैं वो अटैक प्रिपेयर कर रहा होता है, इवान भी अपना अटैक दिखा रहा होता है उसको। उसकी सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ ही उसकी फॉर्मलेस स्वॉर्ड के अंदर एट्रीब्यूट है, वो सब भी एक पॉइंट में कंट्रीब्यूट हो गए हैं। ये बहुत ही डेंजरस है, क्या ये इतना फास्ट है? अब डॉज करने के लिए बहुत देर हो चुका है। इतना बोलते ही वो अपना बॉन्डलेस वाइड फिस्ट अटैक करता है, जो कि सीक्रेट टेक्निक होता है, उस अटैक पे लगता है और हम देख सकते हैं दोनों का अटैक का पावर, बाकी लोगों का तो आंख बंद हो जाता है। ये अटैक उसके स्वॉर्ड टेक्निक से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं उसे उड़ जाऊंगा और मर भी जाऊंगा, मुझे इसका डायरेक्शन ही बदलना पड़ेगा। इतना बोल के वो डायरेक्शन बदल देता और वो अटैक आसमान में जा रहा होता है जहाँ सामने पहाड़ होता है। बाकी लोग देख के हैरान हो जाते हैं और शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो पहाड़ बीच से ही फट चुका होता है। और हम देख सकते हैं कॉम्बैट गॉड का हाथ जो कि जल के राख हो चुका होता है, जो कि उसने बताया हुआ था कि मुझे कुछ न कुछ इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसका राइट हार्म पूरा जल चुका होता है और ईवान की तरफ देखता है। ईवान बोलता है मैं काफी इम्प्रेस्ड हुआ, लेकिन इस बार मैं सब पे अटैक एक ही साथ फायर करूंगा, चलो देखते हैं क्या तुम इसे झेल पाओगे। ये सुन के उसकी वाट लग जाती है, इसके पास अभी भी इतनी पावर बची है क्या? ये फिर से ऐसा पावरफुल अटैक कर सकता है? मैंने ऐसा बोला था, लेकिन फॉर्मलेस स्वॉर्ड बनाने के बाद मेरे पास 1.2 एट्रीब्यूट डालने से मेरा 30% की एक ही बार में खत्म हो गया। अगर वो अपनी हार मान ले तो बेहतर होगा। मैं एक ऐसे वॉरियर का जान नहीं लेना चाहता जो सिर्फ अपनी ह्यूमन एबिलिटी से इतना ऊपर तक पहुंच गया। अगर उसे वैसा अटैक फिर से मारा तो वो उसे ना ब्लॉक कर पाएगा ना ही डिफ्लेक्ट कर पाएगा। तभी वो सामने देखता है, आखिर मैं क्या बोलूं, ठीक है तुम जीत गए, मैं हार मानता हूँ। तभी फिस्ट गॉड बोलता है, कहते हैं कि पीछे का पानी आगे वाले को धोकर देकर आगे बढ़ देता है और तुम अपने प्रोडिजी हेवनली डीमन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। युवान सोचता है, क्या हेवनली डीमन? तभी ग्रैंडफादर सोचता है, कॉम्बैट गॉड मेरे फादर को जानता है, ये आखिर कितने टाइम से जिंदा है? तभी युवान सोचता है, तो ये मेरा परदादा यानी ग्रेट ग्रैंडफादर की जनरेशन का वॉरियर है, इसीलिए इसकी मार्शल आर्टिस्ट इतनी लाइफ की वेट महसूस होता है। उसकी आंखों में अभी भी हार नहीं है, वो अभी भी मुझे माउंट चोंगबिंग में घुसने से रोकना चाहता है। आखिर ये क्या चीज है इतने आगे बढ़ने पे मजबूर कर रही है? और इवान पूछता है, आखिर तुम मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को कैसे जानते हो? तभी फिस्ट गॉड बोलता है, जानता हूँ, शायद थोड़ा बड़ा वर्ड हो गया, बस किस्मत से हमें एक दो बार लड़ने के लिए मिले थे, बस इतना ही। तभी इवान बोलता है, फिर भी वो अपने तरीके से एक रास्ता ही मान जाएगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम मुझे माउंट चोंगबिंग के अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो? तभी फिस्ट गॉड बोलता है, माउंट चोंगबिंग के अंदर एक ऐसा बींग है जिसका सामना कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। मैं यहाँ इसीलिए गार्ड कर रहा हूँ ताकि वो बींग कभी लोगों के सामने ना आए। तभी युवान ये सुन के बोलता है, तो वेन्युअल वन जो कह रहे थे वो सच था? तभी युवान बोलता है, क्या तुम उस तीखी नजर वाले आदमी की बात कर रहे हो जो पहले मिला था? तभी फेसगॉड बोलता है, हाँ वो बींग सदियों से नफरत, गुस्सा और किलिंग इंटेंट अपने अंदर जमा किया बैठा है, वो बहुत ही डेंजरस है। तो युवान बोलता है, तुम जिस तरह उसको बींग कह रहे हो इसका मतलब वो बिल्कुल भी इंसान नहीं है। तभी फेसगॉड सोचता है, क्या उसे ये बात अब समझ में आ गई थी जब उसने खुद उसका सामना किया था? तभी युवान बोलता है, तुम कह रहे हो कि तुम ये इसीलिए गार्ड कर रहे हो कि ताकि वो चीज मुझे हर्ट ना करे, लेकिन क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ जो उससे हर्ट हो जाएगा? तभी फीस्ट गॉड बोलता है, ये सही कह रहा है, इसकी सिचुएशन अलग है। जब तक वो बीइंग ट्रांसफर नहीं हुआ था तब तक ये क्लियरली उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इतने सालों से मैं बस यही उम्मीद करता कि वो चीज मेरी स्ट्रेंथ खत्म होने से पहले ही मर दिया जाए। अगर मेरी आंखों ने धोखा नहीं दे रही तब तक बिना नहीं बदला। अगर मैं कमजोर पड़ गया हूँ, अपना वादा निभाया तो सेंट्रल प्लेन्स में एक भयानक हंगामा हो जाएगा। शौकियोंग मेरे पुराने दोस्त, तुम्हारे लिए शायद मुझे खुद उसे खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन अब मुश्किल हो गया है। 10 साल का कॉन्वेंट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और मेरा राइट आर्म तक पर हिल नहीं होगा। अगर मैं अपनी सारी पावर लगा भी दूं तो शायद, लेकिन अगर एक भी गलती हुई तो वो बिंग अपने केज माउंट चैंपियन से बाहर आ जाएगा। तभी फिस्ट गॉड युवान से कहता है, क्या तुम भी सेक्रेट बीस्ट के कोर पीछे पड़े हो? तभी युवान बोलता है, क्या मुझे कोई और रीजन होना चाहिए? तभी फिस्ट गॉड बोलता है, मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था। बाकी लोग हमेशा अपने काम को जस्टिफाइड करने के लिए बड़े बड़े बहाने देते हैं, लेकिन तुम बिल्कुल भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम्हारे लेवल की पावर के साथ सेंट्रल प्लेन्स में कोई भी तुम्हें मैच नहीं कर सकता, फिर भी तुम सेक्रेट बीस्ट का कोर क्यों चाहते हो? तभी युवान सोचते, फ्यूचर में ब्लेड गॉड आएगा जो सेक्रेट बीस्ट का कोर उसके करके इमोर्टलिटी तक पहुंचने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर मैं ये सब उसे बोलूं तो शायद मुझ पर यकीन नहीं करेगा, इसीलिए मैं बस शॉर्ट में समझा देता हूँ। तभी युवान बताता है, रिसेंटली सेंट्रल प्लेन्स में 6 ब्लेड मार्शल आर्टिस्ट का नाम का एक क्लेन चीज फैली हुई है। उनके लीडर सेक्रेट बीस्ट का कोर यूज करके अमर बनना चाहता है। तभी इतना ही बोलते हैं, तभी हम देखते हैं पहाड़ के पीछे अटैक होता है। तभी फिश गॉड बोलता है, क्या आखिर ये वाटर इतना ऊपर कैसे जम गया? आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है? तभी जोर से रोर की आवाज आती है। बाकी लोग बोलते हैं, क्या ये रोर? तभी युवान बोलता है, मुझे मत बोलना कि ये विंड टाइगर है। तभी वो बोलता है, आखिर ये सब खत्म हुआ, जो वादा था वो खत्म हो गया। तभी युवान बोलता है, क्या वादा? छोटी पर एक जगह जहाँ वो बिंग रहता है और ये जो रोर सुनाई दे रही है, इसका मतलब वो हो गया है जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। तभी युवान भी उसके साथ आ रहा होता है और बोलता है, क्या ये विंड व्हाइट टाइगर का आवाज था?
लगता है जब हम दोनों फाइट कर रहे थे तब सिक्स ब्लेड मार्शल स्कूल पीछे से चुपके से अंदर घुस गए। तब फिश गॉड सोचता सिक्स ब्लेड मार्शल स्कूल, अब सोचता हूँ मुरी में लाइंस का कोई भी बंदा इनका जिक्र पहले कर चुका है। सिचुएशन अब ऑलरेडी कंट्रोल से बाहर जा चुकी है, हमें जल्दी करनी होगी, उन्हें रोकना पड़ेगा। इवन बोलता है अगर विन व्हाइट टाइगर का कोर उनके हाथ लग गया तो वो बहुत ही डेंजरस होगा, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा किसी और चीज का डर है। तभी फिश गॉड बोलता है हमें उस बींग को उसके असली फॉर्म से वापस आने देना नहीं चाहिए। तभी युवान सोचता है मुझे लगा था उसे सिर्फ ये कॉन्क्रीट है, सीक्रेट बीस्ट का कोर गलत हाथों में ना जला जाए। शायद ये सिक्स ब्लेड की मार्शल स्कूल के बारे में पता नहीं था, हो सकता है वो लोग ना उस सीक्रेट बीस्ट को जबरदस्ती। इतना सोचते ही युवान का काफी शॉक्ड होता है और हम देखते हैं सामने बहुत पंछी उड़ रहे होते हैं। कुछ पल के लिए आसमान में तूफानी बादल जमा हुआ है और फिर भी एकदम से गायब हो गया। क्या ये वही साइन है? वो लगभग 1000 सालों से जिंदा है और जब वो हायर रेलम में असेंडेंट होने वाला था तब वो एक कॉर्पोरेट सीक्रेट बीस्ट बन गया। शुरू में व्हाइट विंड टाइगर को ये पवित्र जानवर सेक्रेट एनिमल 5 महाआत्मा 5 स्पिरिट में से एक है। बाकी 5 स्पिरिट कहाँ रहते हैं कोई नहीं जानता, लेकिन विंड व्हाइट टाइगर के बेस लोकेशन क्लियर है, ईस्ट साइड के चैंगबाई पहाड़ में। ये पुराने जमाने से एग्जिट कर रही डिवाइन बीइंग से जब इनकी ताकत फुल मैक्स लेवल पर पहुंच जाती है तब ये इंसानों की दुनिया से छोड़कर ऊपर डिवाइन रेल में चले जाते हैं। हम देखते हैं युवान और वो जो एल्डर है वो जा रहा होता है और युवान पूछ रहा होता है क्या क्या ये वाकई में आसमान और सच स्वर्ग में फिजिकल चला जाता है, और अगर ये सेक्रेट स्पिरिट है तो ये फिर इसकी ऑरा इतनी अंदरूनी और नेगेटिव क्यों फील हो रही है। तभी फिस्ट गॉड बोलता है वो इसीलिए गिर गया क्योंकि वो असेंडेंट नहीं कर पाया और अपने गुस्से और नफरत के सामने हार मान ली। मुझे आज भी वो दिन बिल्कुल क्लियरली याद है जब चैंगबाई माउंटेन का मिथिकल क्रिएचर गुस्से में दहाड़ उठा और फिर जिस तरह वो एक डरावने मॉन्स्टर में बदल गया, ऐसा मॉन्स्टर जो पूरी दुनिया में तबाही ला सकता है। मुझे लगता है मैंने भी ऐसे सिचुएशन देखी है। हेवनली डीमन स्वॉर्ड जब मुझे ये पहली बार मिली थी ना तब दिमाग में एक विजन आया था, एक आदमी जिसे मैंने अपना पूर्वज समझा जो ड्रैगन बन गया था और हेवन में असेंडेंट करने वाला एक इमोगी के सिंग को काट दिया था। क्योंकि वो सब मेरे दिमाग में हो रहा था, मैंने सच में बस इमोगी को रंग बदला होगा, लेकिन ये सोचना भी मुश्किल है कि वो इतना बड़ा मॉन्स्टर था जो पूरी दुनिया को हिला सकता था। वो इमोगी जो पहले ही पूरे सफेद था कैसे धीरे धीरे अंधेरा हो गया। शायद वो भी वही क्रिएचर वाली ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा था और उसने सिर्फ एक ही वार में उस मॉन्स्टर के 2 सर काट दिया था। उसकी मार्शल ताकत तो बिल्कुल डिवाइन लेवल की थी। युवान पूछता है क्या विंड टाइगर का असेंशन भी बीच में रुक गया था क्या? ये सुन के जवाब नहीं देता। युवान अपने मन में सोचता है लगता है ये कहानी काफी लंबी है, मुझे और सवाल नहीं पूछना चाहिए। इतना ही सोचता है तो सामने से जवाब देता है उसने अपना सबसे इम्पोर्टेंट 200 साल पहले ही खो दिया था। युवान बोलता है क्या दोस्त? बोलता है हाँ वो दोस्त मेरा भी पुराना जान पहचान वाला था। वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान था, इतना इंटरेस्टिंग कि चोंगयंग माउंटेन का गार्डियन गॉड भी उसका दोस्त बन गया था। अगर वो उसे तरह नहीं मरा होता तो शायद सब ये कुछ होता ही नहीं। उसने पिछले 100 सालों तक अपनी कसम नहीं तोड़ी और अब वो अपने असली रूप में वापस आ गया है। आखिर किस चीज ने धड़का दिया? क्या ऐसा हो सकता है कि तभी हम देखते हैं कुछ समय पहले का सीन ईस्ट चोंगयंग माउंटेन की तरफ कुछ लोग जा रहे होते हैं और बात करता है होंगयोंग होल। मुझे लगता है उत्तर की तरफ कोई बड़ी लड़ाई चल रही है, हमें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। पीक के पास एक जगह है जहाँ काफी ज्यादा स्पिरिचुअल की है, हम वहाँ जल्दी ही पहुँचने वाले हैं। तो पहले उसे एरिया को सर्च करते हैं और तभी वो लोग रुक जाते हैं और सामने देखते हैं क्या ये तो बहुत बड़ा माउंटेन है। एरिया को ध्यान से इंस्पेक्ट करो। विंड व्हाइट टाइगर नॉर्मल टाइगर से 3 गुना बड़ा होता है तो उसे ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। तभी तब बोलते हैं सब जा रहे होते हैं, तभी उनको सामने कुछ नजर आता है और सोच रहे होते हैं वो कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह वो अपना की सर्कुलेट कर रहा है लगता है वो इंजर्ड है। इतना ही बोलते वो गायब हो जाता है और इनके पास आ जाता है। ये लोग हैरान हो जाते हैं और ये गुस्से में बोलता है तुम गंदे कमीनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी पहाड़ी में घुसने की? इतना बोलते हुए बोलता है तुम सबको तो मैं यहीं पे मार के रख दूंगा, और सबको मारते हुए जा रहा होता है। बाकी लोग स्टॉप बोल रहे होते हैं लेकिन रुकता नहीं है। तभी लेफ्ट सुप्रीम जाता है और बोलता है इसको मैं संभालता हूँ और हम देखते हैं विंड व्हाइट टाइगर सबको मारता हुआ जा रहा होता है। तुम कमीनों को क्या तुम लोग बस झुंड में घूमकर ही लड़ सकते हो? अपने सारे छोटे मोटे दोस्तों को भी बुला लो, मैं सबको चीर के रख दूंगा। तभी सुप्रीम साइबर वाले बोलते हैं ये हमारी लैंग्वेज नहीं बोल रहा है, क्या यही का रहने वाला है? दूसरा बोलता है ये कौन से अजीब ब्लेड टेक्निक है, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा।
तभी पट्टी वाला सोच रहा था, ये टेक्निक तो सुप्रीम साइबर डिवाइन मार्शल आर्ट्स के लेवल की लग रही है। मुझे नहीं पता था कि कॉम्बैट डिवाइन के अलावा यहाँ कोई और भी इतना बड़ा मास्टर है। तभी ये बोलता है कि ये ऐसा नहीं चलेगा, अगर यही चलता रहा तो सब मर जाएंगे, इसको मैं खुद ही इंतजाम करता हूँ। इतना बोलते वो चला जाता है। पट्टी वाला बोलता है लेफ्ट सुप्रीम मास्टर, पीछे वाला बोलता है टेंशन मत लो, वो सुप्रीम साइबर डिवाइन मार्शल आर्ट में से है और वो मेरे से बेटर है। तभी व्हाइट टाइगर कुछ महसूस होता है और तुरंत उस पर अटैक आके लगता है, लेकिन वो अपने स्वॉर्ड से रोक देता है। टकलो बोलता है कि शांत हो जाओ बच्चे। तभी ये बोलता है क्या तुम टकले इंसान मुझे बोलने की हिम्मत भी कर रहे हो। इतना बोलते वो सुन के गुस्सा हो जाता है और जोर से किक मारता है इसके सीने पे, जिसे ये पीछे फेंकाता है पानी में जाके और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे किक मारते हो। अब मैं ये पक्का कर दूंगा कि तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, सबका कबर इधर ही खोद दूंगा। तभी बोलता है कि तो मेरे को टकला बोला, सच में मेरे गुस्सा आ रहा है। तभी बगल वाला बोलता है यस यस सर। तभी ये उसके पीछे जा रहा होता है और उससे फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे टकला क्यों बोल रहे हो, और तुम्हारी सभी टेक्निक तो अल्टीमेट स्किल से लग रही है, बहुत इंटरेस्टिंग की बात है। तभी ये बोलता है क्या ये टेक्निक, और तभी वो उसे पीछे कर देता है और बोलता है तुम इतना मजा किरकिरा करके क्यों रुक जाए। तभी बोलता है मुझे पता है ये मूव, और लगता है तुम सब वही लोग हो। क्या बोलता है कि तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम गुस्सा में हो। तभी वो अपना फॉर्म चेंज कर रहा होता है और ये टकलू देखता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, और हम देखते हैं बहुत ज्यादा पानी का लहर, और ये पीछे आके फेंकाता है लेफ्ट सुप्रीम और इसको साइड कर देते हैं बाकी लोग और बोलते हैं लेफ्ट सुप्रीम क्या तुम ठीक हो। ये बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन उसने मेरा एक हाथ खत्म कर दिया। तभी हम देखते हैं पानी के अंदर दो बड़ी बड़ी आंखें, और ये लोग बोल रहे थे आखिर ये क्या चीज है, और बहुत जोर से दहाड़ लगाता है और ये लोग के कान ही से खून निकलने लग जाता है। ये बोलता है क्या एक इंसान मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है। ये बोलता है नहीं तुम ध्यान से देखो उसको। ये बोलता है क्या इसने सबको अकेले ही मार दिया, आखिर ये है क्या चीज। तभी हम देखते हैं 3 टेल्स दिखती है और उसकी आंखें, और बोलते हैं ये क्या ये सच में विंड टाइगर है, क्या वो ऐसा दिखता है। और हम देखते हैं आसमान पूरा लाल लाल हो जाता है और जोर से दहाड़ मारता है, और हम देखते हैं उसके साइज कितना बड़ा होता है, ये कम से कम ना 90 मीटर से भी ज्यादा बड़ा है। इसे अटैक कर रहे होते हैं साइबर वाले, बाकी लोग भी अटैक कर रहे होते हैं। ये बोल रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, जल्दी से इसको पकड़ के मारो। वो एक ही पंजे में इन लोगों को तो आधे से ज्यादा उड़ा ही देता है। ये पट्टी वाला देखता है तो उसका पट्टी कांप जाता है और सोच रहा होता है उसने तो सभी को एक ही हाथ में मार दिया रे, और अपना टेल पटकता है। जिसे ये यकीन ही नहीं कर पा रहा होता, सोचता है कि ये हैंडल ही नहीं कर पाएगा, जोर से रार मारता है। और हम देख सकते हैं भाई साहब क्या ही साइज है इसका, और ये लोगों को पता चल जाता है ये तो नेचुरली डिजास्टर लेवल का है। तभी वो अपने टोर्नेडो अटैक कर देता है इन लोगों पे। ये लोग हैरान हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं हम लोग इससे डील नहीं कर सकते, हमको यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। उसकी सर्वेंट एनर्जी देख के मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। कोई अच्छा आइडिया है उस चीज से डील करने का। ओए एक भालू वाले बुढ़ा बोलता है अरे क्या चाहते हो, मैं तुम्हारा बची हुई एक आंख भी निकाल लूं। इस पट्टी वाले को देखो, ये पट्टी वाला सोच रहा होता है क्या जबरदस्ती पावर है, ग्रेट रॉक से भी ज्यादा अलग ही लेवल पर है। तो ब्लेड लॉर्ड की एंट्री होती है और बोलता है तो ये वही क्रिएचर सीक्रेट बीस्ट है जिसके बारे में मैंने इतना सुना था। बाकी लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि ब्लेड आया है और ग्रीट करने लग जाते हैं आधे से ज्यादा लोग। पट्टी वाला अपने मन में सोच रहा होता है मैंने सुना था कि उसने हमारे पास आने से पहले राइटियस मूरी मेलांस की पूरी ताकत को अकेला ही रोक दिया था, और अब इतना जल्दी भी आ गया। दूसरा एल्डर बोलता है मॉन्स्टर के बारे में क्या करें। तभी बोलता है कि तुम सब पीछे रहो, इस बार मैं खुद ही पर्सनली आगे बढ़ूंगा। वो एल्डर समझ नहीं पा रहा होता। ब्लेड लॉर्ड आगे बढ़ता है और एक स्ट्राइक मारता है जोर से, जिसका तो उसका टोर्नेडो ही काट देता है। ये लोग हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं बीस्ट के पास पहुंच रहा होता है। बीस्ट भी जोर से रोर करके बोलता है आज तो तेरे को कच्चा खा जाऊंगा। ब्लेड मास्टर अपना ब्लेड निकालता है और उसको रोक लेता है, और हम देख सकते हैं उसके रोकने से ही भर में सीक्रेट बीस्ट का हाथ से खून निकल जाता है। तभी ब्लेड गॉड मनी मन खुश हो रहा था और बोलता है कॉम्बैट गॉड मैं आखिरकार इस स्टेज तक पहुंच गया हूँ, वही पावर यूनिफैक्शन जो आपने मुझे 20 साल पहले दिखाई थी। इतना बोलते वो अटैक करने जा रहा था, बोलता है मैं तो इसे सिंगल अटैक में मार के रख दूंगा। तभी वो अपने मुंह से बहुत बड़ा अटैक रेडी करता है और ब्लेड लॉर्ड पे चढ़ा देता है। ऐसा लगता है कि ब्लेड लॉर्ड का तो कहानी खत्म हो गया होगा, और हम देख सकते हैं ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो रहा होता है और बीस्ट काफी मजे में हो रहा होता है। ये लोग परेशान हो जाते हैं उसके बंदे लोग। तभी उसके पैर के नीचे आइस हो जाता है और उसका पैर जमने लगता है। वो हैरान हो जाता है और हम देखते हैं नीचे से ब्लेड लॉर्ड ऊपर आता है और अपना फॉर्मलेस स्वॉर्ड को तैयार करके बोलता है अब तो तेरी मौत है बेटे, और इसे सह के दिखा। तभी वो चला देता है और हम देखते हैं उस पर अटैक लगता है, लेकिन क्या वो उल्टा हाथ घुमा के उसी को दीवार में फेंक देता है। पट्टी वाला चिल्लाता है ब्लेड लॉर्ड करके, और हम देखते हैं उसका हालत काफी गंभीर होता है और अब मन में सोच रहा होता है मैंने अपनी सारी पावर फॉर्मलेस स्वॉर्ड में ही कॉन्ट्रैक्ट कर दी थी, इसीलिए मैं डिफेंड ही नहीं कर पाया। इसकी रेजिस्टेंस तो काफी फ्यूरियस है, मुझे थोड़ा डैमेज जरूर हुआ है
लेकिन इसकी एसेंस का सीज करने की वजह से मेरी इंटरनल एनर्जीज अभी हील हो चुकी है। अगर मैं थोड़ा और जोर लगाऊं तो मैं इसे पक्का मार सकता हूँ। इतना सोच ही रहा होता है और उसे कुछ पावरफुल एनर्जी महसूस होता है और हम देखते हैं ये तो काफी ज्यादा पर्पल ऑरा जैसे कोई अटैक आ रहा होता है और वो हम देखते हैं दूर से आता है सीधा और हमारे बीस्ट को आर पार से छेद देता है। ब्लेड लॉर्ड तो हैरान हो जाता है देख। हम देखते हैं उस बीस्ट को जिसके दिल पे छेद हो चुका होता है और बहुत दर्द में होता है और इतना में ही वो नीचे गिर जाता है और पानी में, जिससे कि वो जो टोर्नेडो बना रहा था उसका असर खत्म हो जाता है। बाकी लोग काफी टेंशन में होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि आखिर क्या हुआ और बोलते हैं वो एसेंस क्या वही एसेंस है? ये तो विंड वाइट टाइगर की एसेंस है, मगर अभी जो बिजली गिरी वो क्या थी? तभी उनका लीडर बोलता है तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से वो एसेंस को अभी के अभी कब्जे में लो। तभी हम देखते हैं युवान को जो कि उस एसेंस को ले लेता है और उन लोग के सामने खड़ा हो जाता है और अपना फेस दिखा रहा होता है। ये लोग बोलते हैं डीमन गोड आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है डीमन गोड? युवान बोलता है बहुत अच्छा काम किया। ब्लेड लॉर्ड की तो देख के सटक जाती है और हमें कुछ समय का पहले का सीन होता है जहाँ पे फेस गॉड बोल रहा होता है मैंने लगभग 100 सालों से इसे सुधारने के लिए कितना काम किया था ताकि ये फिर से उस जानवर जैसा ना बने जैसे मेरे दोस्त ने चाहा था, मगर अब ऐसा लग रहा है कि ये मुमकिन नहीं है। अब जब इसने हमारी जंजीरों को तोड़ दिया है तो और अपना असली रूप दिखा दिया है तो ये पूरे सेंट्रल प्लेन्स को खून से नहला देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस 6 हेडेड ड्रैगन टर्टल ने लोगों को खत्म कर दिया था। असल में ये जिम्मेदारी मेरी थी, मगर अगर मैं नहीं कर पाता तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने हाथों से मार दो। तभी इवान बोलता है कि तुम इस बात से पछता तो नहीं होगे? तभी फिस्ट गॉड बोलता है अब तक मैंने हमारे रिश्ते की खातिर इसे रोक के रखा था, मगर मैं मासूम लोगों को इस रास्ते की वजह में मरने नहीं दे सकता। तभी इवान सोच रहा था जिन लोगों के पास ताकत होती है उनके लिए मासूम की सलामती हमेशा सबसे आखिरी चिंता होती है और मोरिन के मार्शल आर्टिस्ट भी इससे अलग नहीं है। मगर किसी से भी ज्यादा मार्शल एबिलिटी होने के बावजूद कॉम्बैट गॉड ने बेकसूरों का कत्ले आम रोकने के लिए अपने 100 साल पुराने रिश्ते को तोड़ने का फैसला किया। वो एक सच्चा बहादुर इंसान है। तभी वन बोलता है ठीक है, अगर मुझे तुम्हारी दरखास्त पूरी करनी है तो मुझे और तेजी से निकलना पड़ेगा। तभी ये सुन के वो समझ नहीं पा रहा होता और अपने मन में सोच रहा होता है उसकी बॉडी लाइटनिंग आर्ट की ताकत लगभग मेरी बराबर है, तो वो उसका मतलब क्या है कि और तेजी से निकलना। तभी युवान अपने स्पीड के लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है। वो देखता है उसकी तरफ। तभी युवान बोलता है मैं आगे निकलता हूँ। वो ये सब देख के परेशान हो जाता है, बोलता है आखिर यहाँ पे दुनिया में हो क्या रहा है। हम देखते हैं युवान का एकदम आयरन मैन जैसा पर्पल आयरन मैन वहां तक पहुंच चुका होता है और टारगेट पे सीधा लॉक लगाने के लिए सोच रहा होता है। वो पावर यूनिफिकेशन की है क्या? तभी हम देखते हैं वो चिल्ला रहा होता है बिस्ट। युवान बोल रहा होता है पलक झपकाते ही उसने उस विशाल झील के लगभग 5वां हिस्सा को ही चीर दिया। ग्रैंडफादर ने मुझे एक बार कहा था कि 6 ब्लेड मार्शल स्कूल का हेड ब्लेड लॉर्ड अपनी सारी फोर्स लीड कर रहा है पोटला पैलेस की तरफ ग्रेट रॉक की एसेंस छीनने के लिए, तो वो पक्का ही ब्लेड लॉर्ड होना चाहिए। ग्रेट रॉक के बाद अब उसकी हिम्मत देखो कि वो विंड वाइट टाइगर की एसेंस पर नजर डाल रहा है। नैनो पता लगाओ कि इस बड़े काले टाइगर के बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ जमा हो रही है। तभी नैनो समझ जाता है और बोलता है समझ गया, बहुत सारी एनर्जी चेस्ट के एरिया में जमा हो रही है जो अकेले टाइगर की गर्दन से नीचे जा रही है। तभी वन बोलता है सही है, मैं उन्हें विंड वाइट टाइगर की एसेंस नहीं ले जाने दे सकता, पर अगर मैं अभी बीच में कूद दूं तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा और बस विंड वाइट टाइगर और डुओ मास्टर के बीच फंस जाऊंगा। मैं उस पल का जरूर इंतजार करूंगा जब ब्लेड लॉर्ड के हमले से वो कमजोर हो जाए। और बताता ही युवान काम कर गया, मैं कमाल की स्पिरिचुअल पावर महसूस कर रहा हूँ इसमें से। तभी हम बीस्ट को देते हैं जो दर्द में हुआ रहता है और अपने मन में सोच रहा होता है युवान एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि उसका दैंत्यन तबाह हो जाए, फिर भी उन्हें ये ले जाने नहीं दे सकता। तभी पट्टी वाला बोलता है डिमन गोड क्या तुमने खुद पर शर्म नहीं आती क्या, एक आम सड़क छाप जैसी हरकतों पर? तभी ये सोच रहा था मगर अभी उस आखिरी वार में जो ताकत थी वो सच में डर पैदा करने वाली थी। उसने एक ही झटके में काले टाइगर की बॉडी को चीर दिया जबकि सर ब्लेड भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। डिमन गोड ये तो अफवाह से भी ज्यादा बड़ा राक्षस निकल रहा है। टकला बोल रहा होता है सच में लगता है ब्लेड लॉर्ड के अलावा और कोई इसके सामने टिक नहीं सकता। तो ये पट्टी वाला बोलता है फिर भी हमें डिमन गॉड को यहाँ से अभी खत्म करना होगा, अगर उस इंसान के रिकॉर्ड्स में लिखी बात सच है तो हमारी हार तो तय है। तभी ब्लेड गॉड चिल्लाता है डिमन गॉड और हम देखते हैं युवान को। तभी वो अपना फॉर्मलेस स्वॉर्ड से अटैक करता है, युवान भी अपना फॉर्मलेस स्वॉर्ड से अटैक करता है। दोनों का अटैक इतना पावरफुल होता है कि उनकी फ्रेगमेंट नीचे गिर रही होती है। बाकी लोग बोल होते हैं इससे बचो और दूर जाओ। तभी बोलता है डिमन गॉड वो एसेंस तुम मुझे दे दो। युवान बोलता है आखिर
आखिर तुम हो कौन भाई? तभी बोलता है वो, मुझे लगा था तुम इतना तो पहचान ही लोगे, मैं हूँ वो जो सारी तलवारों के शिकार पर खड़ा है। और हम देखते हैं स्वॉर्ड को कस के पकड़ लेता है और अटैक करने के लिए अपने युवान पे बढ़ जाता है और अपने टेक्निक से अटैक कर रहा होता है। युवान अपने मन में सोच रहा होता है उसने बिना तलवार निकाले ही एक्सट्रीम स्पीड मर्डरिंग ब्लेड चला दी, लगता है उसका पीक ऑफ ब्लेड पर होने का दावा सिर्फ दिखावा नहीं है। तभी हम देखते हैं युवान अपना 2 उंगली आगे करता है और उन लोग का अटैक को डॉच कर रहा होता है। तभी ब्लेड गॉड पीछे आ जाता है, युवान से बोलता है जो तुमने चुराया है वो मुझे वापस कर दे। तभी युवान उसके सामने एसेंस कर देता है जिससे कि वो गुस्सा आ जाता है और बोलता है ये कमीना, ये तो एसेंस को ही मेरे सामने यूज कर रहा है। और युवान से कहने लग जाता है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा हाथ ही काट के उड़ा दूंगा। तभी हम देखते हैं उसे कुछ महसूस होता है और वो पीछे आ जाता है और हम देखते हैं जोर सा अटैक व्हाइट कलर का। ये सोच रहा होता है प्रोजेक्ट एनहेंस स्वॉर्ड की ऊपर है, आइस स्वॉर्ड एनहेंस से लिपटी हुई स्वॉर्ड है ये तो, मैं भी ग्रेट रॉक की यान एनर्जी से आइस स्वॉर्ड बना सकता हूँ, पर चाहे मैं कितना भी ध्यान लगा लूं मैं उन्हें एनहेंस की झेलने लायक नहीं बना पाया। और युवान का तारीफ करने लग जाता है बेहतरीन, मैंने पिछले 20 सालों में तुम जैसा मास्टर नहीं देखा है और बस इसी वजह से मैं बिल्कुल भी तुम्हें एसेंस नहीं ले जाने दे सकता। इतना बोलते वो युवान पर अटैक कर देता है। फील्ड होता है जहाँ पे ब्लेड गॉड बोलता है चाहे मैं अभी लाइफ एंड डेथ रिलम तक नहीं पहुंचा हूँ पर फिर भी इतना तो कर ही सकता हूँ। इतना सुनते ही युवान ना उसका बर्फ का आइस जो है उसको रोक देता है जिससे इसकी फटती है क्योंकि इसकी एनर्जी रुक चुकी है। और युवान तुरंत उस पर ही अटैक कर देता है, वो ऊपर उछलता है और हैरान में उसके पास अटैक आ रहा होता है और बोलता है और घमंड खा रहा रहता है कि चाहे कुछ भी हो आखिरकार ये तो बर्फ के टुकड़े ही छे ना, जैसा एक्सपेक्ट था तुमसे टक्कर लेना डीमन गॉड छोटी मोटी ट्रिक यूज कर बिल्कुल बेकार है, इतना बोल ही रहा होता है। और हम देखते हैं उसके पास पूरा आइस का स्वॉर्ड तैयार रहता है। युवान बोलता है स्काई फ्लैश सिर्फ एक वाइड एरिया अटैक टेक्निक ही हो, ये तो जरूरी नहीं है भाई। इतना बोलते हैं अपना युवान उसके ऊपर पूरा स्वॉर्ड तान देता है, उसका दिमाग पर ला जाता है और सबको रोकने की कोशिश कर रहा होता है और उसके पास अटैक लगने का तैयार हो रहा होता है। तभी युवान को पता चलता है पावर को कॉन्क्रीट कर रहा है, ये स्पेस को डिस्ट्रॉय करके स्काई पैलेस को रोक रहा है, ये तो कमाल का ईस्टर्न कास्ट गॉड से कंपेयर करे तो ये तो बिल्कुल भी कम नहीं है। पर ब्लेड गॉड सोचता है युवान ने तो बीस्ट कोर को एब्जॉर्ब कर लिया, इससे थोड़ा टक्कर लेना मुश्किल है। दोनों लोगों को समझ में आ जाता है कि इंसानों के बीच का डुअलिज नहीं लगता, एक तो अलग ही लेवल का फाइट लग रहा है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। पट्टी वाला बोलता है दोनों एक दूसरे को इतना लिमिट पुश कर चुके हैं कि लगता ही नहीं ये लोग तो मॉन्स्टर ही सिर्फ लगते हैं मुझे। तभी कोई चिल्लाता है और लोगों का नजर नीचे जाता है और हम देखते हैं डिवाइन बीस्ट अभी भी जिंदा होता है इतने बड़े छेद के बाद भी। युवान भी सोचता है कि इसका तो कोड डिस्ट्रॉय हो गया फिर भी ये मरा ही नहीं, और वो सामने देखता और दहाड़ लगाता है जोर से जिसकी दहाड़ से ही दोनों के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है। और हम देख सकते हैं ऊपर से कोई अटैक आता है और उसको लगता है और वो फिर से चित्त हो जाता है। ये लोग देखते हैं कि ये आदमी और ये वही होता है कॉम्बैट कोड। तभी ब्लेड कोड बोलता है वो मॉन्स्टर जिसने मुझे पहली बार हराया था जब मैं अपनी ब्लेड स्किल पर फुल प्राउड करता था, उसकी वजह से मेरे प्लान्स डिले हो गए और मुझे सोल्यूशन में जाना पड़ा। 20 साल बाद वही सेम है, बस राइट आर्म इंजर्ड लग रहा है फिर भी उसने एक ही स्ट्राइक में सिर्फ लेफ्ट हैंड से इतने बड़े बीस्ट को ही गिरा दिया। तभी पट्टी वाला बोलता है डीमन गॉड वैसे ही काफी हमको तकलीफ पहुंचा रहा था, अब ये ईस्टर्न कास्ट गॉड भी यहाँ पर आ गया यार। क्या डीमन गॉड उस मॉन्स्टर को हरा के नहीं आया था, फिर क्लैश क्यों नहीं हुआ? उसका राइट आर्म थोड़ा सा इंजर्ड तो लग रहा है, मतलब मॉन्स्टर को डीमन गॉड ने ही हराया होगा, लेकिन डीमन गॉड एनिमी को छोड़ता नहीं है तो फाइट रुक गई थी क्या? और रीजन है विन व्हाइट टाइगर, मतलब मैं उन्हें फिर से लड़वा सकता हूँ। वाह भैया इसका तो अलग ही खिचड़ी चल रहा है भाई। पट्टे वाला बोलता है हे फिस्ट गॉड विन व्हाइट टाइगर का कोर उस बंदे के पास है, समझ में आया? वो बोलता है क्या कोर? और देखता है उसके हाथ में, ये तो उसके पास ऑलरेडी है। और मन में सोचता है मैं नहीं बोला था कि उसे मार देना, लेकिन इतना जल्दी उसने लास्ट ऑप्शन चुन लिया, पर ये गिरा क्यों नहीं? डिवाइन बीस्ट का कोर खोने के बाद तुरंत मर जाना चाहिए, तो फिर ये जिंदा कैसे है? अभी पट्टी वाला बोलता है ईस्टर्न कास्ट कोड यानी कि फिस्ट गॉड, क्या तुम उस बंदे को ऐसे ही कोड ले जाने दोगे या तुम बस बेवकूफ से हार गए हो? इतना सुनते ही हम देखते हैं फिस्ट गॉड ने अपना फिस्ट बना लिया होता है और उस पर अटैक कर देते हैं। जैसे उसके पास अटैक आने आता है तो दोनों एल्डर लोग वापस उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं और दोनों रोक रहे होते हैं। इसका स्ट्राइक का तो पावर इतना होता है कि दोनों की फटके चार हो जाती है और वो लोग उसको झेल नहीं पा रहे होते हैं, काफी मुश्किल से होते हैं। इन लोगों का तो मुंह खुला हो जाता है भाई। और हम देख सकते हैं उसका अटैक का फोर्स की ताकत दोनों नीचे बैठ जाते हैं और खांसने लग जाते हैं। पट्टी वाला सोच रहा होता है ये दोनों मास्टर 6 आर्ट मास्टर के टीचर हैं और पुराने एरा के सुपरवाइज भी हैं, वो इजिली अटैक को डॉज कर सकते थे पर मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। सबसे शॉकिंग बात यह है कि जो 5 ग्रेड मास्टर के लेवल का है वो सिर्फ एक ही पंच से ही इंजर्ड हो गया, वो नहीं था इंजर्ड पिस्ट कोड से जो भिड़े थे। ब्लेड कोड बोलता है ये सब बकवास है करके और सोचने लग जाता है मुझे भी 20 साल पुरानी बेइज्जती का बदला लेना है, पर अभी फोकस डीमन गॉड पर ही रहेगा। पहले उसे हराओ और कोल ले और फिर ईस्टर्न कास्ट कॉस्ट बोर्ड का सामना करो। और माइंड टू माइंड बोलता है एल्डर तुम लोग अपनी हिडन पावर से ईस्टर्न कास्ट गॉड को रुको। और फिर पट्टी वाला बोलता है सब लोग सुनो, सारी ताकत लगा दो, हमारा दुश्मन ईस्टर्न कास्ट गॉड यानी फिस्ट गॉड है, चाहे जान देनी पड़ जाए
लेकिन वो रुकेगा और हम उसको रोकेंगे। इतना ही सुनते हम देखते हैं बीस्ट जो कि दर्द में चिल्ला रहा होता है और जोर से दहाड़ लगाता है। ये लोग सोचते हैं आखिर ये मर क्यों नहीं रहा है भाई, इस पे तो फिस्ट कोर्ट ने एक स्ट्राइक भी मार दिया था। पट्टी वाले का तो हालत ही खराब हो जाता है। इसका किलिंग इंटेंट देख के वो सोचता है ये तो खतरनाक डिवाइन बीस्ट है भाई, लगता है इसने अपनी सारी मेमोरीज खो दी है। फिस्ट कोर्ट सोच रहा था अरे यार इसने अपना सारे इंटेलिजेंस खो चुका है और अपने फुल स्ट्राइक के पावर पे आ गया है। मुझे नहीं पता था कि ये सब अब तक खड़ा कैसे है, पर अगर ये सिर्फ नफरत और गुस्सा लाइफ और डेथ के बीच की बाउंड्री क्रॉस कर चुका है, इसका मतलब वो बीस्ट बहुत खतरनाक लेवल पे है। और हम देख सकते हैं उसका टोर्नेडो का अटैक, ये उनके लिए ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और तभी हम देखते हैं साइबर वाले लोग परेशान हो जाते हैं इस लाइटनिंग को देख के। बाकी लोगों की बॉडी मूव नहीं हो पा रही होती। युवान सोच रहा होता है इतने सारे आदमियों का वजन लेके भी ये विंड घूम पा रहा है। तभी वो सामने देखता है जहाँ पे विंड वाइट टाइगर का हार्ट जो है ना वापस बन रहा होता है। अगर इसकी एनर्जी खत्म हो गई होती तो ये रिजेनरेट नहीं करता, तो उसका फाइनल डेथ स्ट्रगल नहीं है, ये क्लियरली अभी भी जिंदा है। तो ये फिस्ट गॉड पकड़ा हुआ होता है, बोलता है ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे पहले था, वैसे जैसे 100 साल पहले जबकि रिम्पेज में पहाड़ के आसपास की पूरी जमीन को बर्बाद कर दिया था। हम देखते हैं वो कस के पकड़ा होता है और बोलता है इसका गर्दन काटना होगा इसको मारने के लिए। तभी साइबर वाला जो होता है वो देखता है और सोचता है ये अच्छा है, जब तक कॉम्बैट डिवाइन व्हाइट विंग टाइगर को हैंडल कर रहा है मैं डीमन गॉड से डील करता हूँ। डीमन गॉड तुमको मैं मार दूंगा और फ्यूचर को बदल दूंगा। युवान बोलता है क्या फ्यूचर को बदल देगा? तभी साइबर गॉड अपना इंडिविजुअल स्वॉर्ड लेकर अटैक करता है युवान पे। सुप्रीम साइबर डिवाइन मार्शल आर्ट टेक्निक से युवान बोलता है तो ये भी फॉर्मलेस स्वॉर्ड को ब्लेड को कर सकता है, तो इसे है। तो फिर उसके बाद युवान भी अपना प्रिपेयर हो रहा था। ये बोलता है क्या हेवनली डिमन स्वॉर्ड आर्ट इसको जानता है? तभी साइबर गॉड बोलता है उसका रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग चाहे वो डिमोनिक गॉड के अगेंस्ट ही क्यों ना लड़ रहा हो मैं हराऊंगा। और हेवनली डीमन स्वॉर्ड आर्ट को काउंटर करने वाली टेक्निक काफी पहले मिल चुकी है। डीमन गॉड चाहे तुम हेवनली डीमन की बनाई हुई स्वॉर्ड आर्ट यूज न करते हो, अब तुम सुप्रीम साइबर डिवाइन मार्शल आर्ट के सामने नहीं जीत पाओगे। युवान इतने ही सुनते अपने यूजुअल स्वॉर्ड अटैक उस पर कर देता है। सामने से देखता है क्या फॉर्मलेस ब्लेड स्वॉर्ड ब्लैक फ्लेम से है और इसने अपना ब्लेड पे ट्रू की भी एसेंस कर रखी है। हम देखते हैं यूजुअल की और फॉर्मलेस जो स्वॉर्ड होता है अपना युवान का, दोनों टकराता है। युवान उसको कंट्रोल करके उस पर अटैक कर रहा था। वो हैरान हो जाता है कि कैसा स्वॉर्ड आर्ट है ये, हेवनली डीमन स्वॉर्ड आर्ट जैसा लग नहीं रहा, लेकिन उसका फॉर्म बिल्कुल अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे सुप्रीम साइबर डिवाइन मार्शल आर्ट को भी इसमें ऐड कर दिया गया। ये रिकॉर्ड से अलग है, ये वैसे नहीं है जैसे लिखा था। इस स्वॉर्ड आर्ट को काउंटर की ही या नहीं जा सकता, ये सुप्रीम साइबर डिवाइन मार्शल आर्ट को कम्प्लीटली ओवर पावर कर रहा है। उफ, ये क्या हो रहा है? आखिर ये कौन सी स्वॉर्ड आर्ट है? तभी वन बोलता है ये डीमन गॉड स्वॉर्ड आर्ट है। ये सोचता है क्या डीमन गॉड स्वॉर्ड आर्ट, ये आखिर इसमें इसके बारे में क्यों नहीं कुछ लिखा गया? तभी हम देखते दोनों टकरा रहा होता है। ये वन बोल रहा होता है ये थर्ड हेवनली स्लिंग एब्सोल्यूट ब्लेड अटैक है और वो अटैक सीधा उसका इनविजिबल स्वॉर्ड को तोड़ते हुए उसके पास आ रहा होता है। हम देखते हैं जहाँ पे टोर्नेडो क्रिएट हुआ होता है, जहाँ विंड वाइट टाइगर अपने मेमोरीज को याद कर रहा होता है। जिस दिन डिवाइन माउंटेन पर मैं रहता था वहाँ साउथर्न और नॉर्थ ईस्ट के से कई लोग आते थे, उनमें से मार्शल आर्टिस्ट और डाओइस्ट ट्रेनिंग भी होते थे और सबको एक ही चीज चाहते थे, मेरा ट्रू की। मेरे पैदा होने के दिन से ही लोग मुझे चेज कर रहे थे। मैं बस शांति से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करके असेंड करना चाहता था, पर ये बहुत से एनोइंग था। मैं गुस्सा होता था पर भी अनसरी खून भी नहीं बहाना चाहता था, इसीलिए अवॉइड करता था। जब मेरे पास इनफ एनर्जी आ गई तो असेंड करने के लिए मुझे किसी को भी फॉर्म में ट्रांसफर होने की एबिलिटी मिल गई। इससे मैं लोगों से आसानी से चुपके से रह सकता था। टाइम के साथ एक नया विन वाइट टाइगर पैदा हुआ, इसका मतलब था कि मेरा एसेंड होने का टाइम पास आ रहा है। मैंने पहले वाले टाइगर को ऑब्जर्व करके बहुत कुछ सीखा था और नए टाइगर को सिखाने मुझे अनसेक्ट करने का तरीका अच्छे से लगा था, लेकिन वो बहुत ही एनर्जेटिक था और हम ज्यादा देर तक ह्यूमंस के सामने आ गया। मैं उस बार वार्न करता था पर फिर भी वो नया था, अपने इंस्टेंट कंट्रोल नहीं कर पाता था। फिर भी एक दिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने पूरे माउंटेन पे उसे ढूंढता रहा और फाइनली उसे नॉर्थन साइड पर देखा। ह्यूमंस से एक ग्रुप ने घेरा हुआ था। मैं उसे कितनी बार वार्न किया था कि ह्यूमंस अपने डिजायर के लिए कभी भी रुकते नहीं है। वो बच्चा अभी भी वीक है, वो भाग नहीं पाएगा। मुझे लगा कि ह्यूमंस मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं फिर से खून बहाऊं। इतना सोच ही रहा होता है तभी हम देखते हैं ऊपर से कोई आता है वॉरियर और विंड वाइट टाइगर दिखता है। बाकी लोग पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो, आखिर तुम यहाँ पे कैसे आए? इतना सोचते ही वो इंसान इन लोग पे अटैक करता हुआ जा रहा होता है। वो इनकी टेक्निक को देख के सोचता है कि ये लोग कितना खतरनाक टेक्निक मास्टर है जो आया है। जो आदमी अचानक आया है उसे एक पल में सब मार्शल आर्टिस्ट को मार दिया। क्या ये लोग ट्रू की के पीछे पड़े हुए हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं? कुछ अजीब सा डेंजरस फील हो रहा है। उस आदमी की मार्शल आर्टिस्ट इतनी पावरफुल थी कि जो पीक इस एनर्जी तक पहुंच चुका था उसका लेवल प्रॉपर्ली जज नहीं कर पा रहा था। अगर वो आदमी यंग विंड वाइट टाइगर के ट्रू कीप के लिए अटैक भी कर दे तो मैं उसे बचा नहीं पाऊंगा।
दूंगा। इतना सोचते ही वो स्वॉर्ड उसके पास आ रहा होता है, लेकिन वो स्वॉर्ड से खून झटकाता है और बोलता है तुम सब कमीनों, याद रखो मैं ये माउंटेन को गार्ड कर रहा हूँ स्पिरिट को, समझ में आया। और हम देख सकते हैं उसके पीछे बहुत सारे लाशें होते हैं और बोलता है अगर तुम में से कोई भी पास्ट में आया तो मैं तुम पे बिना रहम दिखाए अपने हाथों से मार दूंगा। और ये वो समय था जब हमारा विन व्हाइट टाइगर उस इंसान से मिला था और सामने से बोलता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कोई हर्ट नहीं करने वाला। टाइगर गुर्रा रहा होता है और बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ, तुम अपना ख्याल रख लेना और बाकी इंसानों से बच के रहना। बाकी ये विन व्हाइट टाइगर आता है और बोलता है ये मेरे एसेंस के कोर के पीछे नहीं पड़ा, अगर ये पड़ा रहता तो अभी तक मार चुका होता। आखिर ये है कौन इंसान, मैं इतने हजारों सालों से जिया हूँ पर ऐसा कोई अजीब इंसान नहीं देखा हूँ। उस दिन के बाद मुझे उस आदमी पे क्यूरियोसिटी हो गई और मैं उससे ऑब्जर्व करने लगा। वो माउंटेन में रहकर बस ट्रेनिंग करता और कुछ यूजुअल नहीं था, लेकिन अगर उसने मेरे बारे में अपना डिसीजन बदल दिया तो प्रॉब्लम हो सकती थी, इसीलिए मैं उसे देखते रहता था। वो एक अजीब आदमी था, मैंने उसे मना किया था कि यहाँ आने से, फिर भी वो सब इन्वेडर को रोक रहा था। नॉर्थर्न सी से आने वाले लोगों को बिना मर्जी के मार देता था पर पनिशमेंट वालों को छोड़ देता था। कुछ अजीब सिलेक्शन था उसका। मैंने उसे 5 साल तक ऑब्जर्व किया, वो बस इन्वेडेड को रोकता, ट्रेनिंग करता और इस बीच यंग व्हाइट टाइगर भी उसके क्लोज आ गया था, लेकिन मैं फिर भी उसे पर भरोसा नहीं कर सकता था। फिर एक दिन उसे मुझे बुलाया, टाइगर काफी टाइम हो चल रहा है, साथ में पीते हैं। मैं प्रिटेंड करता था कि मुझे समझ नहीं आ रहा और वो लगातार मुझसे बात करता था। कुछ टाइम बाद मैंने उसके साथ बैठकर शराब पीने लगा और उसकी बेकार जोक सुनने लगा। वो अपने पास्ट के बारे में बोलता था कि वो एक सोल्जर था और अपने देश की ग्लोरी वापस लाना चाहता था। वो नॉर्मल इंसान जैसा कंप्लेन था, लेकिन फिर भी वो इंटरेस्टिंग था। सदियों में पहली बार मुझे एक ऐसा इंसान मिला जो अलग था। मैंने उसे अपने ह्यूमन फॉर्म भी दिखाया और वो शॉक हो गया। फिर मजाक में बोला क्या तुम ब्यूटीफुल वुमन में भी ट्रांसफर हो सकती हो। जब मैं उसकी ट्रेनिंग में इंटरेस्ट दिखाया तो उसने मुझे अपने ब्लेड टेक्निक में सिखाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मुझे मना किया गया है कि किसी और को सिखाने से, लेकिन टाइगर को सिखाने से किसी ने मना नहीं किया। मैंने इंटरेस्टिंग के साथ सीखते गया और वो मुझे भी चीजें सिखाने लगा। जब सर्कुलेशन टेक्निक के बारी आई तो उसने एक अजीब चीज नोटिस की। बोला कि तुम्हारे चेस्ट में ऑलरेडी एक एसेंस कोर है और अब तुम्हारे डेंटियन में भी एक और बन रहा है। मैंने अपना पहला वाला एसेंस कोर को ऊपर ट्रेनिंग करके नया एसेंस कोर बना लिया। इससे मैंने एक्साइट हो गया कि और ज्यादा मेहनत करना लगेगा। मैं उसे पूछता था कि ह्यूमन तुम्हारे कोई दोस्त है कि नहीं है, और धीरे धीरे मेरी बात करने का तरीका भी जैसा होने लगा। उसने गेस में कहा मेरा दोस्त है और फिर वो माउंटेन छोड़कर गया और एक दोस्त को वापस लेकर आया। उसका नाम एक यू था, वो भी उसके जैसा ही स्ट्रांग था। मुझे लगा था कि वो जोंगयुंग वालों से नफरत करता है, पर उसने कहा एक्सपेक्टेशन होते हैं। एक यू एक अच्छा इंसान था, उसकी की भी बुरी प्योर थी और वो मेरा एसेंस कोर के पीछे भी नहीं था। हम तीनों से जो दिन साथ में गुजारे वो मेरी जिंदगी का सबसे खुश वाला दिन था। मैंने सोचा था हेवंस ने मुझे एसेंडेंट होने से पहले एक गिफ्ट दे दिया है। फिर अलविदा के वक्त गया क्योंकि हर मुलाकात का एंड होता है। वो शौकियों बोला मैं पहले जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी आना। सब परफेक्ट था, लेकिन अचानक एक अजीब प्रेजेंस आई। मुझे लगा कि कोई पावरफुल एंटिटी आ गई है, पर उसने कहा कि तुम अपना काम करो, मैं देख लूंगा। उसने कॉन्फ्लिक्ट होकर बोला मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट हूँ, और वो उस डेंजर की तरफ चला गया। मेरी सारी टेंशन उसकी बातों से खत्म हो गया और मैंने सोचा मैं अपनी एसेंस पे फोकस करता हूँ, वो संभाल लेगा। और तभी मुझे एक रोर की आवाज सुनाई दी और एक फिस्ट गॉड को भी एक रोर की सुनाई दी, और वो बोलता है क्या ये विंड व्हाइट टाइगर है। और ऐसा साउंड लगता है कि जैसे कि वो किसी दर्द में है, कहीं वो एसेंस स्कोर के पे तो आगे नहीं पड़ गया है। तभी वो निकल जाता है और फिश गॉड बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम एसेंस करने की तरीका बैठोगे नहीं। तभी विंग वाइट टाइगर बोलता है उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है, स्काई किंग और चाइल्ड बहुत बुरे खतरे में है। और तुरंत वो पहाड़ों के ऊपर से निकल जाता है और बोलता है फिश गॉड भी कि मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। और वहां पे जैसे ही देखते हैं और बोलता है वो बच्चा और शाक्योंग, और हम देख सकते हैं किसी के हाथ में स्पिरिचुअल कोर होता है। दोनों लोग हैरान हो जाते हैं उसको देख के, और वो पूरा खून खराबा के सामने खड़ा होता है। विंड वाइट टाइगर अपने चाइल्ड को और शॉक्योंग को देखता है जो कि दोनों मरे हुए पोजीशन में बैठे होते हैं, और वो बंदा बोलता है अच्छा तो यहाँ पे एक और विंड वाइट टाइगर है और तुम कौन हो इंसान। दो विंड वाइट टाइगर है, बताओ कितनी अच्छी बात है। तभी जो शॉक्योंग है वो लेटा होता है और पेन में बोलता है ये इंसान नहीं हो सकता, ये मॉन्स्टर है। और उसकी आवाज सुन के ये भी काफी गुस्सा आ जाता है, और लेकिन जो मारा हुआ होता है वो बोलता है मैं तुम सबको मार दूंगा और तुम्हारा कोर भी ले लूंगा। और इस समय मुझे कुछ याद नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम था जो कि अपने गुस्से के आगे हार गया था, और मेरे अंदर सिर्फ नफरत ही नफरत भरी पड़ी थी। और ऐसा हुआ कि मैं मॉन्स्टर बन गया और पीक माउंटेन में पूरा डिस्ट्रॉय करने लगा। और
और चाइल्ड और शॉक्यूम के बारे में सोचने लगा। तभी एक पंच प्रिपेयर होता है और उसके सर पे लगता है और बोलता है, मेरे दूसरे दोस्त ने मुझे काबू में लाया, मैं बजर्क होने में से बच गया। तभी वो इंसान बोलता है कि तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम मर जाओगे, क्या तुम ये पूरे जगह को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? बिना उसके आखिरी वर्ड को सुने तभी बोलता है, क्या वो अभी भी जिंदा है? तभी हम देखते हैं वो जगह होता है और बोलता है जैसा कि उसने बोला था, वो अभी भी मौत के बिल्कुल करीब था। वो पास में आता है और बोलता है, शौकियों। तभी वो कांपते कांपते बोलता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा दिन गुजारा है, उम्मीद है कि तुम अच्छे तरीके से असेंडेंट होगे और तुम मेरे बारे में मत सोचना, सिर्फ खुश रहना। तभी वो मर जाता है और विंड वाइट टाइगर बोलता है, नहीं तुम नहीं मर सकते, इस तरीके से मत मरो, तुम एक्टिंग मत करो, तुम बहुत कमजोर हो चुके हो। और तभी वो अपना खून का ब्लड उसको पिलाने लगता है, क्योंकि उसको याद है कि इंसान को अगर ये खून बीस्ट पिला दिया जाए तो वो रिजेनरेट बहुत खतरनाक स्पीड से कर सकते हैं, लेकिन कुछ और भी बेकार हो गया उससे ज्यादा।